तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। स्वागत है सर आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर में। एक सेकंड। आते साथ ही बैटरी डाउन हो गई तो बैटरी को चार्ज पे लगा देंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं वापस हमारे एक नए लेक्चर के साथ में। सर कल के लेक्चर में अगर आपको याद रहेगा तो अपन ने क्या किया था, तो कल के लेक्चर में अपन ने अपनी स्ट्रैटेजी थी। कौन सी स्ट्रैटेजी थी? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, उसको अपन ने खत्म किया था। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अपन ने अच्छे से समझा था, उसको खत्म किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर सर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 स्ट्रैटेजीज थी, अपने को पता है तीनों स्ट्रैटेजीज जो है अपने को मदद करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में। तो वो 3 स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी अपनी थी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, वो तो अपन ने खत्म कर ली। सो कल का लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा रहेगा तो उसको अच्छे से जाकर के एक बार आप देख लेना, आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज अपन क्विकली जो अपन ने कल एक बार देखा था उसको एक बार रीड कर लेते हैं ताकि अपने को चीज़ें रिकॉल हो जाए, और उसके बाद अपन डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी के साथ जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आ जाते हैं अपन कल वाले पार्ट पे, थोड़ा सा कल का रिवीजन ले लेते हैं। ओके, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के अंदर सर अपन ने पहले बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। उसके अंदर सर अपन ने एक चीज़ के अंदर ये देखी थी कि कुछ रिस्क अपने को देखने को मिलते हैं। पहले बेनिफिट्स क्या होते हैं सर, कहाँ सूटेबल रहती है, तो वहाँ यहाँ पे आपकी कॉस्ट लीडरशिप तभी सूटेबल रहेगी, ये स्ट्रैटेजी तभी आपके लिए काम करेगी जब आपके इंडस्ट्री के अंदर, जब आपके मार्केट के अंदर प्राइस सेंसिटिव बायर्स है ना, और जब आपका जो है डिफरेंशिएशन का जो है आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कुछ यूनिक क्रिएट करना बट आप कुछ यूनिक बना नहीं पा रहे हो, कुछ इनोवेशन कर नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए आपको जो है क्या देखना पड़ता है कि यार मैं जो है सबसे सस्ता आइटम जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करता हूँ, सबसे सस्ता प्रोडक्ट मेरा जो है रखता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप कर नहीं पा रहे हो। तो आप तभी जो है इसकी तरफ जाते हो। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो आपके ओवरहेड्स कॉस्ट वगैरह आपको कम रखने हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके खर्चे है ना वो सारे आपको कम रखने हैं। छोटे मोटे खर्चे आपको अवॉइड करने हैं, अगर वो अवॉइड होने हो सकते हैं तो उनको अवॉइड करना है। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रखनी है आपको आपकी, और क्या करना है, लिमिटेड पर्क्स, लिमिटेड रिवॉर्ड्स वगैरह देने, है ना। तो सारी चीज़ें आपको जो है आपके कंट्रोल में रखनी है। कॉस्ट एकदम कम से कम रखना है। कुछ रिस्क भी इसके होते हैं सर जो कि इसके डिसएडवांटेज बनते हैं। जैसे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो देखेगा करके आप जो है सबसे सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हो और मार्केट को कैप्चर कर रहे हो, तो वो भी जो है सबसे सस्ता देना शुरू कर देगा, वो भी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी जो है अपनानी शुरू कर देगा। तो वो आपकी स्ट्रैटेजी को कॉपी कर लेगा, है ना। और इससे क्या होगा सर, आप लोग मतलब पहले आपका कंप्यूटर थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा था, आप उससे थोड़ा कम कर रहे थे, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, उसने भी कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कल के लेक्चर में अपन ने इसको डिटेल में समझा था। वापस से मैं डिटेल में तुमको सारी चीज़ें लेकर नहीं आ सकता, नहीं तो अननेसेसरीली अपन बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेंगे। और अपना जो टारगेट है कि जुलाई लास्ट वीक के पहले अपने को इसको ख़त्म करना है, 20 या 25 के रेंज में अपने को इसको ख़त्म करना है। तो यस, तो फिर अपन उधर तक पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। तो एक बार तुम कल का लेक्चर अच्छे से ध्यान से देखो तो तुमको ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में मैं ये सारी चीज़ें एक बार जस्ट तुमको देखो रिकॉल करवाने के लिए जो है यहाँ पे जो है पढ़ लेता हूँ कि यार एक बार सारी चीज़ें जो अभी अपन ने कल देखी थी वो एक बार रिकॉल हो जाए अपने को, है ना। वापस से एग्जांपल दूंगा, वापस से डिस्कशन करूंगा, तो फिर वो अननेसेसरीली रिपीटेटिव काम हो जाएगा। तो कल का लेक्चर ध्यान से देखा रहेगा तुमने तो तुमको ये बात क्लियर रहेगी कि कैसे इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रॉफिट जो है नीचे आ जाती है। अपन ने बकायदा वॉच का एग्जाम्पल लेके इसको समझा था। द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, आपके जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज बहुत सारे आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, लेकिन आप हर एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, पैसा आपके पास लिमिटेड है। नहीं तो आपकी अननेसेसरीली कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्राइस किससे रिकवर भी करना पड़ेगा, तो आप कस्टमर से रिकवर करने जाओगे, है ना। तो कस्टमर से रिकवर करने जाओगे तो आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपको अपना कॉस्ट कम रखना है आपको, ताकि कस्टमर से भी जो है लो प्राइस आप जो है चार्ज कर सको, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपका प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और फिर वो स्ट्रैटेजी जो है आपकी काम नहीं करेगी। तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस नहीं करते रहने। एक अच्छी टेक्नोलॉजी उठाओ, उसके अंदर इन्वेस्ट करो जो कि आपके लिए कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी साबित हो, जो कि लिए आपके लिए काफ़ी सारे कॉस्ट को जो है सेव करने में मदद करे आपकी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ढूंढो, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी लेकिन तुम नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करते नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास बजट का जो है कंस्ट्रेंट है, तुम लोग जो है ज़्यादा पैसे नहीं उड़ा सकते हो। तो ये बात तुमको समझनी है। उसके बाद चलकर अपन ने एक क्वेश्चन देखा था कि कैसे अपन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अचीव कर सकते हैं, है ना। इसको अचीव करना है अपने को, कॉस्ट लीडर बनना है अपने को, तो अपन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले अपने को प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी हमारे डिमांड की। उसके बाद अपने को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा रिसोर्स का। उसके बाद अपने को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करनी पड़ेगी, यानी कि अपने को लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा ताकि हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो है कम हो जाए। अपने को स्टैंडर्डाइजेशन अचीव करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने मैकडोनल्ड्स का आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना। अपन ने पूरा मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल लेकर डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, तो तुमने नहीं देखा है उसको तो अच्छे से देख लेना। स्टैंडर्डाइजेशन करना है ना। मैकडोनल्ड्स में तुम जाओगे तो बर्गर के बन तुमको सेम मिलेंगे,
टिक्के का कंपोजिशन अलग रहेगा और टिक्की भी उनकी रेडी रहती है, बस तुम लोग का ऑर्डर आया, फ्राई करके तुमको तुरंत वो लोग 2-5 मिनट के अंदर ऑर्डर दे देते हैं। ज़्यादा तुमको वेट करना नहीं पड़ता, आधा आधा घंटा तुम रुक रहे हो मैकडोनल्ड्स में जाके, ऐसा नहीं होता है। 5-2 मिनट के 5-10 मिनट के अंदर अंदर तुमको मिल जाता है, डिपेंडिंग कितना भीड़ वगैरह है। अगर भीड़ वगैरह इतना नहीं है तो 5 मिनट के अंदर अंदर तुमको तुम्हारा ऑर्डर भी जो है मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी टिक्की वगैरह सब रेडी रहती है। तुम्हारा ऑर्डर है वो सीधा फ्राई करते, बन तो सेम रहता है, सॉसेस वगैरह एक हाथ दो नीचे ऊपर होगी, तो प्रोसेस पूरा स्टैंडर्डाइज है उनका, है ना, प्रोसेस पूरा उनका स्टैंडर्डाइज है कि भाई एक तरीके से सारा काम होना है। वो उन्होंने प्रोसेस पूरा सेट करके रखा है, उसी तरीके से जो है काम होते रहता है ना, एक तरीके से जो है सारा कुछ काम होता रहता है। तो इतनी उनको दिक्कत आती नहीं है और फटाफट वो लोग काम कर पाते हैं और ज़्यादा बड़े स्केल पे जो है वो लोग ऑपरेट कर सकते हैं। और अपना जो है कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज के तुम अंदर इन्वेस्ट करो। उसके बाद सर जो डिफ्रेंसिएशन है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन करने जाओगे तो तुमको R&D बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अपना R&D का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। R&D पे तुमको स्पेंड बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए हमको डिफ्रेंसिएशन को रजिस्ट करना है। डिफ्रेंसिएशन अपने को बिल्कुल भी करने के लिए जो है नहीं जाना है। तो ये 5-6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट के मदद से आप क्या कर सकते हो, आपके कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अचीव कर सकते हो। सबसे पहला, डिमांड को प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करो, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो आपके रिसोर्स का, अचीव करो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइजेशन अपना जो है अचीव करो, स्टैंडर्डाइजेशन लाओ अपने पूरे प्रोसेस के अंदर में, इन्वेस्ट करो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी के अंदर में, और लास्ट आपका क्या करो, रेजिस्ट करो डिफ्रेंसिएशन का, यानी कि डिफ्रेंसिएशन मत करो, है ना, रेजिस्टेंस टू डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको तुमको ज़्यादा जो है यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है। उसके बाद सर अपन आते हैं नीचे। नीचे वो लोग बोल रहे हैं सर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदे मिलेंगे अगर अपन कॉस्ट लीडर बनते, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अपन अपनाते, तो फ़ायदे क्या रहेंगे, क्या एडवांटेजेस रहेंगे उसके। तो अलग अलग आपके इसमें आपको जो एडवांटेजेस मिलेंगे, राइवलरी के टर्म्स में अलग एडवांटेज रहेगा, बायर्स के टर्म्स में अलग एडवांटेज रहेगा, सप्लायर्स के टर्म्स में अलग एडवांटेज रहेगा, एंट्रेंस के टर्म्स में अलग एडवांटेज रहेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन राइवलरी के टर्म्स में बात करते हैं कि राइवलरी के टर्म्स में अपने को क्या एडवांटेज मिलेगा। राइवलरी के इसमें सर अपने प्राइस वॉर अवॉइड हो जाएंगे, है ना, अपने प्राइस वॉर अवॉइड हो जाएंगे। जो आपका जो है, जो ऐसी ऐसी कंपनी है जो कि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगा के बैठी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव, यूनिक प्रोडक्ट्स बना रही है, काफ़ी ज़्यादा अपने R&D पे स्पेंड कर रही है ना, तो उसका जो है कॉस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा अपने कॉस्ट से, क्योंकि अपन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपन अपना इतना R&D स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, अपन जो है डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करते, एकदम सिंपल रखते हैं अपने प्रोसेस को, स्टैंडर्डाइज रखते हैं, ताकि अपन जो है सस्ते दाम में जो है प्रोडक्ट को जो है ऑफर कर सके। तो अपना कॉस्ट जो है कम रहता है एज कम्पेयर टू अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वाली फर्म, है ना, उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो हमसे बिड नहीं पाएगा प्राइस के टर्म्स में, है ना, हमसे वो प्राइस वॉर कर नहीं पाएगा, है ना, वो ज़्यादा अपने प्राइस को कम नहीं कर पाएगा, है ना। अब हम लोग के पास कॉस्ट हमारा कम है, तो हम लोग प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं, है ना। तो हमारे साथ प्राइस पे लड़ नहीं सकता, अगर कोई डिफरेंशिएशन वाली कंपनी है ना, तो हमसे प्राइस पे नहीं लड़ सकती, है ना। तो बाकी फर्म्स जो है डिफरेंशिएशन जो अपना रही है वो हमसे प्राइस वॉर नहीं कर सकती, है ना, प्राइस वॉर जीत नहीं सकती हमसे। दूसरा, अपने बायर्स के टर्म्स में अपने को क्या ये मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, तो बायर्स अपने को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। बायर्स को अपन ऑलरेडी सस्ते दाम में प्रोडक्ट बेच रहे, है ना, उसने एक घड़ी की इन्फॉर्मेशन बाजू वाली शॉप से निकाली है 200 रुपये की, हम उसको दे रहे 180 पे, तो वो हमसे आकर के ये नहीं करेगा, नेगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो ऑलरेडी देख के आ रहा है कि सामने प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे हम उसको आते साथ ही प्राइस कम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसने अपने साथ नेगोशिएशन किया और हमने प्राइस कम किया, नहीं, हमने ऑलरेडी उसको कम ही प्राइस बोला, क्योंकि हमारा कॉस्ट लो है, तो हमको प्राइस भी उतना ही चार्ज करना है, कम चार्ज करना है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो बायर हमसे ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करेगा, सामने 200 सुन के आया है, हम उसको 180 150 बोल रहे, सीधा खरीद लेगा, है ना, सीधा खरीद लेगा, हमको फायदा पड़ेगा, नेगोशिएशन ज़्यादा करेगा नहीं, ऑलरेडी हम लोग कॉस्ट कम रख रहे हैं, प्राइस हमारी कम रख रहे हैं, तो आके हमसे ज़्यादा वो भावतोल नहीं करेगा, तो वो हमको एक एडवांटेज मिलता है बायर्स के टर्म्स में। उसके बाद से सप्लायर्स के टर्म्स में अपने को क्या मिलता है, तो अपन ज़्यादा जो है प्राइस जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्राइस इंक्रीज अगर सप्लायर हमारा कर भी देता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रॉफिट हम थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर सकते हैं, प्राइस हमारा उतना ही रहेगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक वॉच है 150 रुपये की एक वॉच बेचता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरा जो है कॉस्ट उसको लगता है 100 रुपये, है ना। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने थोड़ा सा जो है ये बढ़ा दिया, क्या बोलते हैं इसको अपन, थोड़ा बहुत इसने अपना जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो थोड़ा बहुत उसने बढ़ा दिया, 100 रुपये से फिर मेरी 120 की कॉस्ट हो गई, तो अब मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो 10-20 रुपये प्राइस को बढ़ा भी सकता हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर जो बाकी लोग घड़ी बेच रहे वो 200 रुपये पे बेच रहे, तो अगर मेरी 150 की घड़ी 160 की भी हो जाती है, या फिर मेरे को चल नहीं करना ना, मेरे को वो भी नहीं करना, मेरे को 150 ही रखने देना है, तो मेरे पास अच्छा खासा मार्जिन भी रहेगा। तो अगर उसने प्राइस बढ़ा भी दिया सप्लायर ने, 100 से मेरा 120 का भी कॉस्ट हो गया, स्टिल 30 रुपये का प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ। हाँ, माना मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ पे, है ना, यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा भी ऑप्शन बनता है कि मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दूँ, तभी भी मैं सस्ता ही रहूँगा एज कम्पेयर टू मेरा डिफरेंशिएशन वाला स्ट्रैटेजी जो लगा रहा है फॉर्म, है ना, तभी भी मैं उससे सस्ता ही रहूँगा। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे को प्राइस बढ़ाना ही नहीं है,
ठीक है, तो फिर थोड़ा प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। पहले 50 का प्रॉफिट आता था, अभी 30 का प्रॉफिट आएगा, क्यों? क्योंकि सप्लायर ने थोड़ा सा प्राइस को जो है बढ़ा दिया है ना। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है सप्लायर ने प्राइस को बढ़ा दिया तो अपन लॉस में चले गए या फिर ब्रेक इवन पे आ गए, है ना। कट टू कट चल रहे हैं एकदम, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन में अपन आ गए, या फिर अपने को प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली अपना बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में तो नहीं आ रहे ना। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है ना कि अपन ऐसी सिचुएशन में नहीं आ रहे, अपना स्टिल एक मार्जिन बच रहा है जिसको अपन कवर कर सकते हैं अगर सप्लायर अपना थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दे। तो ये एक अच्छा अपना जो यहाँ पे पॉइंट रहता है सर। ये भी एक सप्लायर्स के टर्म्स में अपना एडवांटेज हो जाता है सर। उसके बाद एंट्रेंस के टर्म्स में अपने को आता है सर, अपन जो है सबसे सस्ता दे रहे हैं, तो ये एक बैरियर जो है वो अपना लो कॉस्ट जो है, लो कॉस्ट वो सामने वाले नए एंट्रेंट के लिए एक बैरियर बोल करके आ जाता है, क्योंकि अपन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं। अपन लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्राइस हमारा पर यूनिट कम है, लेकिन वो जो नया बंदा आएगा वो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, उसके पास कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज नहीं होगी, है ना। तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, बायर को दिख रहा है यहाँ पे हम सस्ता माल दे रहे हैं, इतने टाइम से हम लोग यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमसे माल खरीदेगा, नया एंट्रेंट से क्यों खरीदेगा जबकि वो उसको महंगा माल देगा। तो ऑब्वियस सी बात है उससे खरीदेगा ही नहीं। तो नया एंट्रेंट अंदर मार्केट के अंदर घुसेगा ही क्यों? उसको जब दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेरा बिजनेस बन ही नहीं सकता, तो वो अंदर एंट्री क्यों लेगा? तो एक एंट्री के लिए बैरियर बन जाता है आपका, लो कॉस्ट जो है नए एंट्रेंट के लिए एंट्री का बैरियर बन जाता है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है कि कोई भी नई एंट्री अंदर आएगी नहीं। सब्सटीट्यूट के टर्म में अपने को क्या यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलने वाला है, एडवांटेज मिलने वाला है। तो लाइकली टू लोअर द कॉस्ट टू इंड्यूस एक्सिस्टिंग कस्टमर्स टू स्टे विद देयर प्रोडक्ट। हमारा लो कॉस्ट जो है, हमारा जो कॉस्ट है वो कम है ना, हमारा कॉस्ट जो है कम है। तो इसमें अपन ने पनीर और टोफू का एग्जांपल लिया था। पनीर मार्केट पे 100 रुपये में बिकता है, टोफू जो है यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 100 रुपये में बिकता था। तो हमने देखा करके यार अपने को टोफू को बनने के लिए कॉस्ट तो कम ही लगता है ना, टोफू को बनने के लिए कॉस्ट कम लगता है। हम लोग अननेसेसरीली पनीर के साथ इसको जो है ज़्यादा सेम प्राइस पे क्यों रखे? एक काम करते हैं, इसके प्राइस को और कम कर देते हैं ताकि पनीर वाले लोग भी यहाँ पे स्विच कर जाए, है ना। ये वाले मतलब ये हम लोग क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हमारा कॉस्ट कम लग रहा है ना। हम लोग अभी जो है पनीर के साथ सेम प्राइस रख रहे थे, पनीर भी 100 रुपये का मिलता है, टोफू को भी हमने 100 रुपये का रखा, है ना। लेकिन पनीर को बनने के लिए लगते हैं 80 रुपये, टोफू को बनने के लिए लगते हैं 50 रुपये, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यार डबल चार्ज कर रहे हैं इससे टोफू के इसमें, है ना, जो कि पनीर का सब्सटीट्यूट है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर लोग ज़्यादा टोफू कंज्यूम करें, है ना, मेरी कॉस्ट लो लग रही है यहाँ पे 50 रुपये की कॉस्ट लग रही है, तो मैं उसको प्राइस को नीचे लेकर आके 60 रुपये रख सकता हूँ, 70 रुपये रख सकता हूँ। मेरे को जरूरी नहीं है मैं 100 रुपये ही रखूँ, है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं रहता तो मैं उसको 100 का 200 रुपये में बेच सकता था, क्योंकि मेरे को पता है कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, इनको झक मारा कि यही खरीदना पड़ेगा। तो मैं ऑब्वियसली बात है वहाँ पे मेरा प्राइस सस्ता नहीं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इधर इधर पनीर एक सब्सटीट्यूट है जिसके साथ मैंने सेम प्राइस पे रखा हुआ है। तो बायर के लिए या तो वो ये कंज्यूम करे या तो वो कंज्यूम करे, उसके लिए इतना फर्क इतना वो चीज़ मैटर नहीं करेगा, है ना। लेकिन मैं ये टोफू का प्राइस एकदम ड्रास्टिकली गिरा देता हूँ, 100 से 70 कर लिया, क्योंकि मेरे को बनाने का कॉस्ट उसको सिर्फ 50 लग रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट अभी भी मैं निकाल पा रहा हूँ। तो सीधा सीधा जो पनीर वाले लोग थे ना, उनके लिए भी काम और आसान हो जाएगा कि भाई अपने को टोफू लेना सस्ता, इधर ये सस्ता मिल रहा है। और पनीर वाला 80 से नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि 80 उसको कॉस्ट लग रही है ना। लेकिन अपन ने 70 सेट कर लिया, क्यों? क्योंकि 50 की तो अपने को कॉस्ट लग रही है। तो वो अगर 70 करता है तो उसका 10 का लॉस होगा, और हमने 70 किया तो हमको क्या हो रहा है? 20 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट कम है, हमारी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी चल रही है, इसके वजह से, है ना, इसके वजह से। तो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जब आपकी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स है ना, तो वहाँ पर आप आपका प्राइस कम करके लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉस्ट कम लग रहा है, तुम्हारा कॉस्ट कम लग रहा है, तो तुम लोग कहीं ना कहीं जो तुम्हारा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है उसको जो है तुम क्या कर सकते हो, उधर से भी तुम अपनी कस्टमर को खींच करके अपने प्रोडक्ट की तरफ जो है लेकर के आ सकते हो। तो मेरे ख्याल से एडवांटेजेस वाला पार्ट तुमको क्लियर रहेगा, एकदम अच्छे से अपन डिटेल में समझ रहे हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दो मैंने कल के लेक्चर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, बट मैंने वापस आपको जो है ये समझाया, क्योंकि समझना जरूरी है। ये वाला पॉइंट में शायद हो सकता है तुमको कन्फ्यूजन आए, तो यहाँ पे तुमको समझना है। उसके बाद सर आपका अगला आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस की तरफ। लास्ट पार्ट अपना जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के अंदर अपन जो है पढ़ते हैं, वो है उसके डिसएडवांटेजेस अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। जो रिस्क थे वही इसके डिसएडवांटेज है। जैसे कि क्या कि आपका जो है लॉन्ग रन में जो है ये जो है लास्ट नहीं करेगा, लॉन्ग रन में ये काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो उसको जो है कॉपी कर लेगा, इमिटेट कर लेगा, है ना। ये आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल रह पाओगे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आपकी तभी सक्सेसफुल रह पाएगी जब आप क्या करो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर पा रहे हो। तभी अगर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आप कॉस्ट लीडर नहीं बन पाओगे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आपकी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा लो कॉस्ट पे आपका जो है प्रोडक्ट को ऑफर करना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपके लिए खतरा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके कंप्यूटर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएंगे, है ना। तो वो आपके लिए जो है एक खतरा रहेगा, एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर ये आपके डिसएडवांटेज हो गए। एडवांटेज हो गए कैसे आप कॉस्ट लीडर बन सकते हो, कैसे आप उस स्ट्रैटेजी को अचीव करोगे, वो अपन ने देख लिया। तो फाइनली अपना जो है एक स्ट्रैटेजी जो है पूरी तरीके से शॉर्ट अपन ने डन कर लिया है। अब आते हैं सर अगली स्ट्रैटेजी की तरफ। अगली स्ट्रैटेजी जो हमारे आज के लेक्चर में जो अपना मेन कार्यक्रम शुरू होने वाला है वो है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर।
डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अपन समझेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर अपना काफ़ी डिस्कशन हुआ है, नाम भी अगर आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन यानी कि थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यूनिक, है ना। तो वो स्ट्रैटेजी वही है, उसके अंदर कुछ ऐसा खास, जिसके अंदर अपन अपने को कुछ ऐसे खास ऐसे पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ऑलरेडी अपने को पता है, बेसिक है। बस कुछ तो भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे तुमको यूनिक प्रोडक्ट बना सको, जिससे तुम्हारा कस्टमर अट्रैक्ट हो। सिंपल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इतना ही है। कुछ तो भी इनोवेशन करो, कुछ तो भी क्रिएटिव चीज़ लेकर के आओ, कुछ तो भी यूनिक लेकर के आओ जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, है ना, जिसको कस्टमर वैल्यू दे, है ना। कुछ तो भी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसके अंदर कुछ वैल्यू मिले। नॉर्मल घड़ी मत बनाओ, नॉर्मल घड़ी आज की डेट में सबके पास है। स्मार्ट वॉच बनाओ, स्मार्ट वॉच के अंदर उसको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, काफ़ी सारे उसको जो है अलग अलग जो है तरीके के, जो इसके अंदर तुम उसको जाके क्या दे रहे हो, फीचर्स दे रहे हो, है ना। उसके अलग अलग बेनिफिट्स उसको दे रहे हो, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, है ना। वो अपने हेल्थ को ट्रैक कर पा रहा है ना। उसके अंदर नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसके लिए वो एक वैल्यू क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। तो तुम उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर पाओगे। ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, क्यों चार्ज कर पा रहे हो, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा प्राइस, तो प्रॉफिट भी तुम्हारा ज़्यादा रहेगा। ऑलरेडी अपन वैल्यू क्रिएशन वाले पार्ट में चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। नहीं ध्यान से अगर तुमने चैप्टर 2 किया रहेगा तो कर लेना, यही टाइम है, नहीं तो भैया देर हो जाएगी काफ़ी, समझ लो। तो उसके बाद सर यहाँ पर जो है अपने को क्या देखना है, बस सिंपल स्ट्रैटेजी, यूनिक चीज़ बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो अपने प्रोडक्ट के अंदर, अच्छे यूनिक फीचर्स डालो, अच्छा उसके अंदर इनोवेशन करो, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करो, और उससे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करो, उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करो अच्छा खासा। उसके लिए उसके जो भी तुमने फीचर्स रखे हुए, जो भी तुम्हारे उसके अंदर तुमने वैल्यू क्रिएट किए हुए, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज करो, है ना। थोड़ा सा हाई प्राइस भी चार्ज करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज जो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वो वहाँ काम आती है जहाँ पे कंज्यूमर इतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है, प्राइस इनसेंसिटिव है। उसको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, उसको वैल्यू से फर्क पड़ता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक से फर्क पड़ता है ना, उसको फीचर्स से फर्क पड़ता है। वो चाहता है ब्रांडेड आइटम, वो चाहता है अच्छा आइटम, एकदम क्रिएटिव इनोवेटिव, है ना। तो उसके लिए वो प्राइस पे करने के लिए भी तैयार है। तुम जो प्राइस मांगोगे वो देने के लिए तैयार है, बट उसको तुम अच्छा प्रोडक्ट दो, वो उसके लिए मायने रखता है ना। तो वहाँ उस एरिया में डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी जो है काम में आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अपन बहुत टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, है ना। अपन ने पहले भी इसका जो है जिक्र हुआ है, अपन ने इसका डिस्कशन किया हुआ है ना। अभी अपन इसको एक बार अपने टेक्स्ट से रीड करते हैं, नोट्स में जाकर के पढ़ते हैं क्या बोलता है क्या नहीं, और समझते हैं। द स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट। अगेन अगर आप फोकस स्ट्रैटेजी, इसको फोकस बोल रहा हूँ, अपना कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को भी देखोगे तो वो भी ब्रॉड मास मार्केट को एम करती थी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी आपका ब्रॉड मास मार्केट को एम करती है, यानी कि आपका जो है एक अच्छा खासा मार्केट, बड़ा मार्केट, एंड इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव बाय कस्टमर एज यूनिक। कुछ ऐसा तुम प्रोडक्ट बनाओ, कुछ ऐसी सर्विस तुम लेकर के आओ जो कि यूनिक है ना, जो कि इनोवेटिव है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी तुमने उसके अंदर डाली है, यूनिक चीज़ लेकर के आओ। द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएट विद प्रोडक्ट डिज़ाइन। हो सकता है तुम्हारा प्रोडक्ट डिज़ाइन कुछ अलग है, तुम्हारा प्रोडक्ट डिज़ाइन काफ़ी हटके, हो सकता है तुम्हारी ब्रांड इमेज बाकी जो ब्रांड्स है उससे तुम्हारा जो इमेज है वो काफ़ी अलग इमेज है, लोग तुमको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं तुमको बोला कर कि से फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई भी XYZ बाहर की कंपनी ले लो, है ना, ऑडी ले लो, BMW ले लो, मर्सिडीज़ ले लो, और मैंने उसके बीच में लिया टाटा का नाम, तो जो इंडियन कंज्यूमर रहेगा उसके लिए टाटा को देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। थोड़ा सा उसका एक इमोशनल अटैच रहेगा कि यार मैं इंडियन हूँ, इंडियन कंपनी है, उसको सपोर्ट अपने को करना चाहिए। फिर टाटा का तुमको जो है चैरिटी वगैरह भी अपन सुनते हैं, टाटा काफ़ी ज़्यादा चैरिटी वगैरह भी करते हैं, तो थोड़ा सा इसका एक अलग सा ब्रांड इमेज तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो हो सकता है वो उस ब्रांड इमेज को तुम वैल्यू देकर के टाटा की गाड़ी खरीद लो, है ना, BMW ऑडी वगैरह ये सब गाड़ी में तुम खरीदो, क्योंकि बाहर की गाड़ी है, अपने को इंडियन मेड इन इंडिया चीज़ें करनी है ना। तुम देशभक्त हो काफ़ी ज़्यादा, तो तुम वो उस तरीके से अट्रैक्ट हो। तो ब्रांड का इमेज कुछ उस तरीके का है जिसकी वजह से तुम जो है उसको प्रेफर कर रहे हो, है ना। कुछ फीचर्स जैसे कि मैंने बताया, कुछ फीचर्स लेकर के आओ, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, है ना। डीलर का नेटवर्क कुछ अलग सा है, कस्टमर सर्विस तुम एकदम उसको एकदम भारी कस्टमर सर्विस दे रहे हो। किसी भी चीज़ से तुम जो है यूनिकनेस लेकर के आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुमको यूनिकनेस लेकर के आनी है तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर लेकर के आओ, पर यूनिकनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिकनेस तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो भी होना चाहिए, तुम्हारा प्रोडक्ट जो है स्टैंड आउट करना चाहिए बाकी प्रोडक्ट से, है ना। तभी जाकर के तुम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी जो है अपना पाओगे सर। बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन द बिजनेस कैन चार्ज अ प्रीमियम। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप जो है डिफरेंशिएट कर रहे हो आपके प्रोडक्ट को, कुछ यूनिक लेकर के आ रहे हो, है ना, कुछ वैल्यू उसके अंदर आप क्रिएट कर रहे हो उस प्रोडक्ट के थ्रू, उसके लाइफ में, कस्टमर के लाइफ पे एक रियल इंपैक्ट डाल रहे हो आप, है ना। तो आप उसके लिए क्या करोगे, थोड़ा सा हाई प्राइस भी चार्ज करोगे, थोड़ा सा प्रीमियम भी चार्ज करोगे, तो भी कस्टमर देगा। बिकॉज यहाँ पर जो कस्टमर है आपका वो प्राइस इनसेंसिटिव होगा, है ना। यहाँ पर कस्टमर प्राइस नहीं देखेगा, यहाँ पे कस्टमर देखेगा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, है ना, आपका ब्रांड इमेज, वो सारी चीज़ें देखने वाला है वो। तो उसको प्राइस इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो प्राइस दे देगा, है ना। अगर 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 से फॉर एग्जांपल कोई एकदम अमीर एक अमीर बंदा है ना, वो कोई अगर फ़ोन लेने को मार्केट में निकला है,
तो ऑब्वियसली बात है वो एप्पल लेगा या फिर सैमसंग का कोई अच्छा प्रीमियम फ़ोन लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको एकदम प्रीमियम फील चाहिए, उसको अच्छा ब्रांड चाहिए, उसको काफ़ी सारे फीचर्स चाहिए, काफ़ी सारे फीचर्स जो कि एप्पल के अंदर आते हैं वो नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर, नॉर्मल एंड्रॉइड्स के अंदर 10-20 हज़ार वाले फ़ोन्स के अंदर नहीं रहते, है ना? तो उसको फीचर्स चाहिए, उसको इनोवेशन चाहिए, उसको ब्रांड चाहिए। तो ऑब्वियसली जो है वो पैसा पे करने के लिए तैयार है, वो अमीर बंदा है ना? उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसको बस ब्रांड चाहिए, उसको अच्छे फीचर्स चाहिए, है ना? तो उसके लिए वो एप्पल के पास जाएगा, सैमसंग के पास जाएगा, क्योंकि वो उसको अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहे, अच्छा ब्रांड इमेज ऑफर कर रहे, तो वो सारी चीज़ें देख करके वो प्राइस उसके लिए पे करने के लिए तैयार रहेगा। और इसलिए अपन देखते हैं एप्पल प्रीमियम भी चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एप्पल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी यूज़ करता है ना? वो ट्राई करता है कि मैं कुछ इनोवेटिव फीचर्स लेकर के आऊँ, कुछ यूनिक लेकर के आऊँ, और कस्टमर को जो है मैं एक अच्छा ब्रांड बना सकूँ, है ना? एप्पल आज के डेट में ब्रांड है, लोग उसके सिर्फ लोगों के लिए जो है फ़ोन खरीदते हैं, कि ताकि मिरर में जाके सेल्फी खींचे, वो लोगो उसका दिखना चाहिए तो अपनी अमीरी दिखेगी, है ना? तो एक स्टेटस गुड है ना? एक स्टेटस गुड है, तो उसके लिए लोग आज पैसा देते हैं, और एप्पल उसका फ़ायदा भी उठाता है, प्रीमियम भी चार्ज करता है। शायद वो एप्पल का फ़ोन जो मे बी 40-50 हज़ार की रेंज में हो, उसको एप्पल 1 लाख में बेचता है, डबल द प्राइस चार्ज करता है ना? 70-80 हज़ार वाला फ़ोन को वो 1,40,000, 1,20,000 इसमें बेचता है। बट वो एप्पल है, अपने ब्रांड के जो उसका ब्रांड का वैल्यू है उसके लिए भी जो है उसका प्रीमियम जो है वो चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना? तो यहाँ पर जो है आपका जो है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी की वजह से आपका प्रॉफिट भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप प्रीमियम चार्ज कर पाते हो। अच्छा, यहाँ पर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है डोमिनोज का, मॉड्यूल के अंदर का एग्जाम्पल है कि डोमिनोज भी जो है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जो है अपनाता है। कैसे? तो वो बोलता है करके, यार वो मैं तुमको गारंटीड 30 मिनट डिलीवरी दे रहा हूँ, है ना? गारंटीड मैं तुमको क्या दे रहा हूँ? 30 मिनट डिलीवरी दे रहा हूँ। अगर मैं 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ तो पिज़्ज़ा फ्री, है ना? अपन ने देखा हुआ है ये, आज भी अमेजोन बोल रहा हूँ, डोमिनोज जो है आज भी ये चीज़ करता है कि अगर 30 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है तुमको जो है तुम्हारा जो ये है, क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा जो है वो फ्री में मिल जाएगा। तो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक जो इनका उन्होंने सर्विस, ये एक सर्विस है ना, डिलीवरी अगर मैं तुमको कोई प्रोडक्ट आकर के डिलीवर कर रहा हूँ तो एक सर्विस है, तो उन्होंने अपनी सर्विस के अंदर यूनिकनेस लेकर के आए। डिलीवरी तो सब देते हैं, लेकिन हम 30 मिनट में देंगे, अगर 30 मिनट में नहीं दे पाए तो तुमको प्रोडक्ट ही हम लोग हमारा फ्री में दे देंगे, है ना? तुमको हमारा प्रोडक्ट ही हम लोग क्या कर देंगे? फ्री में दे देंगे। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एक यूनिकनेस क्रिएट हो रही है, क्योंकि यार ये जो सर्विस जो मेरे को ये दे रहा है डिलीवरी की, ये काफ़ी यूनिक सर्विस है। बाकी पिज्ज़ा ब्रांड्स भी डिलीवरी देते हैं, लेकिन 30 मिनट वाला चैलेंज किसने नहीं लिया? ये लोग 30 मिनट का चैलेंज ले रहे हैं कि 30 मिनट में डिलीवरी नहीं दी, गर्मा गर्म पिज्ज़ा तुम्हारे प्लेट में हमने लाकर नहीं रखा, तो हम तुमको जो क्या करेंगे, अब 30 मिनट के अंदर वो लोग पिज्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गर्म रहेगा, है ना? तो यहाँ पर जो है, तो समझ रहे हो ना तुम? तो यहाँ पर जो है वो एक थोड़ा सा यूनिकनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रीमियम में चार्ज करेंगे, हो सकता है एक्स्ट्रा डिलीवरी फीस चार्ज करें, है ना? तो यहाँ पर जो है आपका जो है ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कंपटीटिव एडवांटेज, याद रखना ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो कुछ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। आपने डिफरेंशिएशन कुछ किया, कुछ यूनिक चीज़ बनाई, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, तुमने कुछ यूनिक किया है ना? तो यूनिकनेस ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। तुम्हारा कॉम्पिटिटर पे मार्केट के अंदर बैठा है, वो कैसे ना कैसे करके कॉपी करेगा एप्पल के फ़ोन से। एप्पल लॉन्च करता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके उसकी फर्स्ट कॉपी जो है थोड़े टाइम में आ जाती है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद फर्स्ट कॉपी उसकी आ ही जाती है। कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट बोलो, एयरपॉड्स पहले लॉन्च होते थे तो फिर उसके एयरपॉड्स की भी फर्स्ट कॉपी आनी शुरू कर दी, है ना? आईफोन की काफ़ी सारी फर्स्ट कॉपीज हम लोग देखते हैं, है ना? तो वो आ जाता है, बाकी लोग भी कॉपी कर लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को। कुछ ना कुछ फीचर हम लोग किसी एंड्रॉइड के अंदर देखेंगे कि भाई एप्पल का कोई फीचर है, पहले एप्पल ने लॉन्च किया, फिर सेम अपने को एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिल गया, थोड़ा सा उसको अल्टर वगैरह करके कुछ एंड्रॉइड में भी वैसा कुछ वो लोग लेकर के आए, है ना? तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है आपका जो है करके जो है आपका जो डिफरेंशिएशन है ना, वो आपका जो है कॉपी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, और अगर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करेगा ही करेगा। लोग बैठे हैं वो चीज़ को कॉपी करने के लिए, तो तुम्हारा जैसे ही वो कॉपी हो गया चीज़, पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन तुम्हारा कॉपी हो गया, तो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो चलेगा। स्पेशली इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सफिशिएंटली मीट कस्टमर नीड्स और इफ रैपिड इमिटेशन बाय कंप्यूटर इज पॉसिबल। जैसे कि ये लोग भी बता रहे कि अगर रैपिड इमिटेशन जो है आपके कंप्यूटर कर सकते हैं, यानी एकदम जल्द से जल्द तुम्हारे अगर कंप्यूटर है उस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, तो फिर तुम्हारा जो है कंप्यूटर एडवांटेज तुमको मिलेगा ही नहीं ना। तुमने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अगले दिन तुमको पता चल रहा है कि 3 और ऐसे कंप्यूटर है जो कि सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जैसे तुमने लॉन्च किया हुआ है ना? तुम कुछ मतलब अलग तरह तुमने एकदम मतलब अपने जो भी प्रोडक्ट के फीचर्स थे वो एकदम यूनिक रखे। तुमको लग रहा था करके सिर्फ तुम ही एक ऐसे फर्म हो जो कि उस यूनिक प्रोडक्ट को बेच रहे। पता चला करके तुम्हारा जो है बाकी भी और फर्म्स निकले जो कि सेम प्रोडक्ट को बेच रहे सेम फीचर्स के साथ में, है ना? तुमने रिसर्च किया ऐसा क्यों हुआ, तो तुमने देखा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन था, प्रोडक्ट के फीचर्स थे, वो पहले ही मार्केट के अंदर लीक कर दिए थे कुछ पैसों के लिए,
है ना। ऐसा भी होता है कि यार भाई फीचर्स वगैरह लीक हो गए तो बाकी लोगों ने बाकी कंपनियों ने उसको कॉपी कर लिया, है ना, हो सकता है ये भी चीज़। तो इसके लिए जो है आपका जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको मिलेगा ही नहीं। स्टिल आपने डिफ्रेंशिएशन किया लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बाकी लोगों ने भी कॉपी कर लिया। तो जितना जल्दी आपका जो ये फीचर्स वगैरह है या फिर जिस भी चीज़ पे तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन तुमने बनाया हुआ है वो जितना जल्दी कॉपी हो जा रही है ना, उतने अभी जैसे कि अमेजोन का जो है, आप ये देख, अमेजोन बोल रहा हूँ, डोमिनोज का आप जो है, बार बार अमेजोन क्यों आ रहा है दिमाग में पता नहीं, बट ये डोमिनोज का आप ये स्कीम देखो, जो डोमिनोज ने ये स्कीम निकाली है, 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी देंगे वो लोग, है ना, नहीं तो पिज्ज़ा फ्री दे देंगे। इजीली कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है इसको, और कॉपी बहुतों ने उसके बाद किया, है ना, बहुतों ने उसके बाद कॉपी किया। पिज्ज़ा हट वगैरह इन लोगों ने भी फिर शुरू कर दिया 30 मिनट डिलीवरी, अगर नहीं दिया 30 मिनट के अंदर डिलीवरी तो हम लोग तुमको पिज़्ज़ा फ्री दे देंगे। बहुत सारी कंपनियों ने फिर ये वाला जो स्कीम है वो कॉपी कर लिया। तो फिर वो डोमिनोज के लिए जो है डिफ्रेंशिएशन नहीं रहेगा, है ना, और फिर डोमिनोज के लिए डिफ्रेंशिएशन नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका जो है जब तक वो चीज़ कोई भी कॉपी नहीं कर रहा है ना, और जब तक वो चीज़ को कॉपी करना मुश्किल है तब तक तुमको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता रहेगा। द मोमेंट वो चीज़ कॉपी हो गई तो तुमको जो है क्या क्या हो जाएगा, वो जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा था वो अब मिलेगा नहीं, वो बाकी लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तुमको नहीं मिल रहा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब कि एक ऐसा एडवांटेज जिसकी वजह से तुम अपने कंप्यूटर से आगे रह पा रहे हो। तो अब बाकी सब लोगों के पास भी वो सेम चीज़ आ चुकी हो तो तुम कहीं ना कहीं आगे नहीं, तुम अभी साथ में चल रहे हो, तो तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है वहाँ पे खत्म हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रैपिड इमिटेशन कर सकता है आपका कंप्यूटर, एकदम तेज़ी से एकदम जल्दी से उस चीज़ को इमिटेट कर सकता है वो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको इधर तक समझ में आ गया रहेगा। आगे बढ़ते। Durable products protected by barriers to quick imitation by computers are better. Successful differentiation can mean greater product flexibility, greater compatibility, lower cost, improved service, less maintenance, greater convenience और more features. बेसिकली बोल रहा है कि वो तुम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो ना, तुमको डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो, तुम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को? हो सकता है तुम अपना जो है उसकी कंपैटिबिलिटी बढ़ा दो, है ना। आपने कोई ऐसा डिवाइस बनाया, है ना, तो वो जो जितने भी डिवाइसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपके जो है एयरपॉड्स बनाया, एप्पल ने एयरपॉड्स बनाया, तो एप्पल ने बोला अगर कि भाई ये iOS के साथ भी कनेक्ट होंगे, ये एंड्रॉयड के साथ भी कनेक्ट होंगे, है ना, ये आपके लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट होंगे, ये आपके टीवी के साथ भी कनेक्ट होंगे, ये आपके कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होंगे, है ना। जो भी आपका जो भी डिवाइस है जिसके अंदर से आप ऑडियो सुन सकते हो, है ना, तो उसके साथ आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ की मदद से, है ना। तो आपने कंपैटिबिलिटी बना दी कि भाई ये मेरा एक डिवाइस है, ये सारे डिवाइसेस के साथ बाकी डिवाइसेस के साथ जो है कनेक्ट हो सकता है। तो आपने कंपैटिबिलिटी उसकी ज़्यादा रखी, ऐसा नहीं उसको iOS तक आपने लिमिटेड रखा कि भाई एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ ही ये कनेक्ट होगा और किसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, नहीं। आपने उसको एंड्रॉइड के साथ भी बोला कि एंड्रॉइड के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपने उसकी कंपैटिबिलिटी बढ़ा करके एक डिफ्रेंशिएशन किया, है ना। फिर आपने जो है आपका कॉस्ट जो है कम रखा, आपने उसका कॉस्ट कम रखा। अब आप बोलोगे भाई कॉस्ट कम रखना तो फिर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के अंदर आ गया ना, नहीं। कॉस्ट अगर आप कम रख रहे हो किसी पर्टिकुलर आइटम का तो वो डिफ्रेंशिएशन के अंदर भी आ सकता है। जैसे कि इसको अपन जो है समझे तो इसको एक अपन जो है अलग तरीके से समझते हैं। से फॉर एग्जांपल आप जो है क्या कर रहे हो, एक इंडस्ट्री है, से फॉर एग्जांपल अपन जो है किसकी इंडस्ट्री में जाए, मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर ही जाते हैं अपन। तो मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर अपन एंटर किए, मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर अपन देख रहे हैं बहुत सारे जो है अलग अलग ब्रांड्स है, सैमसंग है, एप्पल है, वीवो है, ओप्पो है, वन प्लस है, बहुत सारी कंपनियां जो है आज के डेट में अपन जो है देखते हैं इसके अंदर, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अपन देखते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है आपका जो है वीवो का फ़ोन है ना, वीवो का फ़ोन है, वीवो के फ़ोन के अंदर जो है कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि मार्केट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि मार्केट के अंदर किसी भी और डिवाइस के अंदर नहीं है ना, वो सिर्फ वीवो के डिवाइस के अंदर ही है। तो वीवो के लिए वो एक चीज़ जो है एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाती है ना। अब वीवो उसके लिए जो है या तो हाई प्राइस चार्ज करे, है ना, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स को देखते हुए, या तो वीवो बोले करके यार मेरे को इसके लिए हाई प्राइस चार्ज नहीं करना है, मेरे को जो वन प्लस के फ़ोन आ रहे हैं ना, ठीक है ना, जितने रेंज में वन प्लस के फ़ोन आ रहे हैं ना, मेरे को उसी रेंज में जाकर के उतना ही प्राइस सेट करना है। भले ही मेरे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि वन प्लस के फ़ोन के अंदर भी नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे को प्राइस सेम रखना है ना, मेरे को प्राइस ज़्यादा नहीं रखना है, मेरे को प्राइस अपना जो है सेम रखना है, या फिर मेरे को प्राइस जो है उससे भी कम रखना है ना। क्यों? क्योंकि मेरे को वन प्लस के साथ कम्पीट करना है। अब वन प्लस के साथ कम्पीट करने के लिए मैं भले ही फीचर्स जो है नए नए लेकर के आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे नए नए इनोवेटिव फीचर्स जो है मैं लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, जो मेरी प्राइसिंग है वो प्राइसिंग को कम रखूँगा, है ना, मैं एकदम लो कॉस्ट प्राइसिंग रखूँगा। या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि यार जो है मेरे पास जो है मेरे पास कोई भी डिफरेंशिएटिंग फीचर्स नहीं है, मेरे पास कोई भी ऐसे फीचर नहीं है जिससे मैं डिफरेंशिएट करूँ मेरे प्रोडक्ट को। जो वन प्लस के मोबाइल के अंदर फीचर्स मिल रहे हैं आपको, वही मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी तुमको फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वन प्लस का फ़ोन तुमको मिल रहा है 30,000 का, मेरा फ़ोन तुमको मिलेगा 20,000 का। तो तुम लोग प्राइसिंग के वजह से भी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। फिर तुम बोलोगे कि यार ये तो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी हो गई। बट लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर जो है तुमको कॉस्ट बनाने का लो रखना है
है ना। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर अपन ऐसा नहीं बोल रहे करके तुमको जो है यहाँ पर ये करना पड़ेगा, क्या बोल रहे, तुम्हारा कॉस्ट जो है लो रखना पड़ेगा। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी के अंदर तुम प्राइस कितना भी चार्ज करो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लो कॉस्ट के अंदर हम तुमको कॉस्ट कम रखने का बोल रहे हैं। अल्टीमेट जो तुम कस्टमर से प्राइस चार्ज कर रहे हो ना, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम कितना भी कर सकते हो। डिफ्रेंशिएशन के अंदर हम लोग ये नहीं बोल रहे कि कॉस्ट को कम रखो, है ना, ये नहीं बोल रहे कि तुम कॉस्ट को कम रखो, ओवरऑल कॉस्ट को कम रखो। हम लोग डिफ्रेंशिएशन के अंदर बोल रहे हैं जो कस्टमर को तुम प्राइस चार्ज कर रहे हो ना, वो तुम कम रखो, है ना। कॉस्ट यानी कि जो आपके गुड्स को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट है, वो आपका कॉस्ट हो गया, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोड्यूस करने का। तो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर अपन ने बोला जो मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट है ना, उसको तुम कम से कम रखो, है ना। डिफ्रेंशिएशन के अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो तुम कस्टमर से प्राइस चार्ज करोगे ना, तुम उसको कम रखो। कॉस्ट तुमको जितनी लग रही है, कितनी भी लग रही है, तुम देखो, हमको हमको फर्क नहीं पड़ता। डिफ्रेंशिएशन के अंदर हम लोग ये नहीं बोलेंगे तुमको कि कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करो, है ना, अपने ओवरहेड कॉस्ट कम रखो, परक्यूजिट्स वगैरह मत दो। ऊपर हम बोल रहे थे लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर कि भाई डिफरेंशिएट, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर तुमको बोल रहे थे कि परक्यूजिट्स मत दो, परक्यूजिट्स कम से कम दो, पर्क्स वगैरह कम से कम दो, ओवरहेड कम से कम रखो, एफिशिएंसी हाई रखो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा एम था कि अपने को कॉस्ट को कम से कम रखना है। अब इधर हम लोग जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, यहाँ पे तुमको ये सारी चीज़ें नहीं बोल रहे, या सर यहाँ पे हम लोग तुमको बोल रहे तुमको जैसे करना है वैसे करो, तुमको टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना है करो, तुमको जैसे मर्जी करना है काम करना है करो। लेकिन जो तुम अल्टीमेट प्राइस कस्टमर से चार्ज कर रहे हो ना, वो तुम बाकी जो ब्रांड्स जो ऑफर कर रहे हैं ना, जिस अपने प्रोडक्ट जिस प्राइस पे, उससे कहीं ना कहीं तुम कम रख रहे हो। वन प्लस का एक फ़ोन है 20,000 रुपये में मिलता है, वीवो वाला बोल रहे हैं कि हम उसको 18,000 रुपये में देंगे, है ना, हम उसको 18,000 रुपये में देंगे। तो उसके लिए कॉस्ट वीवो को कितना लग रहा है वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है ना। वीवो को उसके लिए 15,000 का कॉस्ट लग रहा है। वीवो कॉस्ट, अगर वीवो वहाँ पे जो है कॉस्ट लीडरशिप बन रहा है, तो वीवो का वहाँ पे जो है कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसका ओवरहेड कॉस्ट वगैरह कम होना चाहिए, वो सारे मार्क्स भी टिक होने चाहिए। और वो सारे मार्क्स टिक नहीं हो रहे, वीवो का ओवरहेड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, वीवो टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है, स्टिल ये सारी चीज़ें करते हुए भी वो अपने प्रोडक्ट को लो, अपने कम प्राइस पे ऑफर कर पा रहा है अपने कस्टमर को। तो फिर वो डिफ्रेंशिएशन हो गया ना कि कुछ तो भी, मतलब वो कॉस्ट लीडरशिप वाले स्ट्रैटेजीज जो है उसके अंदर जितने भी आपके ये है, जितने भी जगह पे अपन बोल रहे हैं कि यार अपन जो है उसका जो ये कम होना चाहिए, ओवरहेड कॉस्ट कम होना चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, वो सारी जगह पे टिक मार्क लगना चाहिए। उसके बाद जाकर के तुम ये बोल सकते हो कि वो ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। लेकिन वो सारी जगह पे वीवो के इसमें टिक मार्क नहीं लग रहा है ना। बिना वहाँ टिक मार्क लगे वीवो अपने प्राइस को जो है कस्टमर के लिए कम रख पा रहा है ना, कम चार्ज कर रहा है। हो सकता है वो लॉस में बेचे, है ना, वो उसकी मर्जी है, वो उसके ऊपर है। कैसे भी करके जो है तुम अपने प्राइस को कम रख रहे हो, है ना, बस अपने प्राइस को जो तुम कस्टमर से चार्ज कर रहे हो उसको कम रख रहे हो। वन प्लस 20,000 पे दे रहा है, वीवो 18,000 पे दे रहा है। तो वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, तुमको ये दिक्कत आएगी कि यार ये कॉस्ट लीडरशिप है या फिर डिफरेंशिएशन है। सिंपल मैंने तुमको बताया, ये देखो करके तुम फिर पीछे उसका स्टडी करो, उसका पूरा एनालिसिस करो कि क्या जो वीवो है उसका जो है उसने कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उसका ओवरहेड कॉस्ट कम है, क्या उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर टिक मार्क्स दिख रहे, मतलब कि ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है। अगर वो सारी जगह पर तुमको टिक मार्क नहीं दिख रहे, स्टिल वीवो इज चार्जिंग लो, है ना, तो इसका मतलब कि वो डिफरेंशिएट कर रहा है ना, वो चाह रहा है करके मेरे को जो है कंज्यूमर लोग जो है देखे, मैं कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूँगा। कभी कभार आपने शार्क टैंक में ये मॉडल सुना रहेगा, बर्न मॉडल, है ना, बर्न मॉडल सुना रहेगा। शार्क टैंक में आपने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स देखे रहेंगे। शार्क्स उनको बोलते हैं कि तुम लोग क्या बर्न कर रहे हो क्या, है ना, बर्न कर रहे हो यानी कि तुम लॉस बना रहे हो क्या। तो वो लोग बोलते हैं हाँ हम लोग इतना इतना इतने इतने लाख रुपीज़ या फिर इतने इतने लाख रुपीज़ हर महीने के अपन जो है बर्न कर रहा है, फिर इतना इतना करोड़ हमने जो है इतने साल का जो है इतने सालों से बर्न किया हुआ है ना। इधर हमने रिसेंट में फंडिंग उठाई थी, लेकिन वो सारा फंडिंग जो है अभी बर्न हो चुका है ना, यानी कि अपन लोग जो है उसको जो है लॉस में बेच रहे हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, हमारी कॉस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रही है, लेकिन स्टिल हम लोग हमारे इसके प्रोडक्ट को जो है कम प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं हमारे कस्टमर को, ताकि कस्टमर इनिशियल में जो है अट्रैक्ट होए, है ना, इनिशियल में कस्टमर जो है यहाँ पे अट्रैक्ट होए। अब जैसे कि मैं तुमको इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, अपने जियो, रिलायंस जियो ने क्या किया सर, रिलायंस जियो ने क्या किया, शुरुआत में इंटरनेट पूरा फ्री दे दिया, शुरुआत में इंटरनेट पूरा फ्री दे दिया। अब फ्री दिया है उसके लिए तुम प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसे थोड़ा ना मुकेश भाई को भी कहीं से फ्री में इंटरनेट मिला था तो मुकेश भाई ने पूरा दुनिया भर में बांट दिया। मुकेश भाई को तो उसका चार्ज, उसका मुकेश भाई को तो उसका वो लग रहा है, एक्सपेंस लग रहा है ना। मुकेश भाई ने जो भी लाइनें वगैरह बिठाई रहेगी 4G की उस टाइम पे, है ना, उसका उनको एक्सपेंस लगा रहेगा, लेकिन स्टिल वो अपना इंटरनेट सारे कुछ सब लोगों को फ्री में दे रहे, कॉलिंग फैसिलिटी सबको फ्री में दे रहे, लेकिन उनको तो फ्री में नहीं मिल रहा है ना, उनको तो उस चीज़ का एक्सपेंस लग रहा है, उनकी तो कॉस्ट इनकर हो रही है, लेकिन वो सामने कस्टमर से उसको चार्ज ही नहीं कर रहे, यानी कि वो बर्न कर रहे, जितना भी उनका पैसा होगा उस टाइम पे वो बर्न कर रहे। बाद में जाकर के उन्होंने प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत में जब वो प्राइस चार्ज नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे। तुम समझ रहे हो। अगर जियो का मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जियो ने शुरुआत में सारा कुछ फ्री दिया, अपनी सर्विसेज पूरी फ्री दी, तो वो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी थोड़ा थी, वो डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी, तुम समझ रहे हो।
वो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी नहीं थी, वो डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेटजी थी। वहाँ पर रिलायंस जियो को तो कॉस्ट लग रहा है ना और तुमको सर्विस देने का। हाँ, वो बात अलग है, तुमसे प्राइस वो चार्ज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना है, उसको डिफरेंशिएशन करना है। बाकी लोग देखो पैसा चार्ज कर रहे हैं, मैं देखो पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं देखो पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। उसने ऐसे करके जो है लोगों को अट्रैक्ट किया, सभी लोगों ने जियो के सिम ले लिए। ऑलमोस्ट सबके पास इंडिया में एक टाइम के पास जो है 70 से 80% लोगों के पास जियो का सिम था, है ना। उसके बाद जब उन्होंने प्राइस चार्ज करना शुरू किया तो उसके बाद हो सकता है काफ़ी लोगों ने जो है छोड़ दिया हो। लेकिन फैक्ट भी ये, जब वो लोग प्राइस चार्ज करना शुरू भी किए थे ना, तभी वो लोग सबसे सस्ता प्राइस चार्ज कर रहे थे, है ना। तभी वो लोग सबसे सस्ता प्राइस चार्ज कर रहे थे। सिर्फ 50 रुपये, मेरे को याद है वो लोग 4G का प्लान दे रहे थे एक महीने का 50 रुपये पे, है ना। या फिर 100 रुपये पे, 50-100 रुपये के अंदर वो लोग एक महीने का प्लान दे रहे थे। तो वो भी तो सस्ता था ना कहीं ना कहीं, वो भी तो कहीं ना कहीं सस्ता था। तो वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी नहीं थी, वो डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेटेजी थी, है ना, वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी थी। तो मेरे ख्याल से तुमको अब भी समझ में आ गया रहेगा ये जियो के एग्जाम्पल से कि भाई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या कब आएगी और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कब आएगी। जियो ने जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनाया वो थी डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेटेजी, है ना, वो डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेटेजी थी, वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी नहीं थी। तो वहाँ पर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे तुमको जो है एक पॉइंट जो है थोड़ा सा अपना क्लियर रखना पड़ेगा कि यार तुम लोग कम कॉस्ट जो है कम प्राइस जो है कस्टमर को चार्ज करके भी डिफरेंशिएशन जो है क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि जियो ने किया, है ना, जैसे कि जियो ने किया। तो मेरे ख्याल से जियो वाला एग्जाम्पल तुम लोग जो है ध्यान में रखना, तो तुमको ये वाला चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ गया रहेगा सर। तो उसके बाद सर वही अपनी सर्विसेज तुम इंप्रूव करके दे सकते हो, जैसे कि 30 मिनट डिलीवरी डोमिनोज ने दी, है ना। अपना मेंटेनेंस कम रखो, जो भी प्रोडक्ट तुम बना रहे हो उसके लिए उसको ज़्यादा एकदम रफ एंड टफ रखो, उसको मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ऐसी गाड़ी बना दो जिसको सर्विसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस एक बार गाड़ी ले लो, उसके बाद लेके जाओ, हर 5-5 साल बाद इसकी सर्विस करवाना। यूजुअली अपने को 5-6 महीने के अंदर सर्विसिंग करवानी पड़ती है। अपन ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसको बोला 5 साल बाद सर्विस करो, है ना, 5-5 2-2 साल बाद आओ सर्विसिंग करवाने के लिए। तो वो एक यूनिक फीचर है, एक डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी है ना, कि तुम एक ऐसा कुछ तो भी ऐसी तो भी तुम लोग चीज़ टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, जिसको जो है जितना जल्दी मतलब उसको जल्दी जल्दी सर्विस करना ही नहीं पड़ता, उसको 2 महीने बाद 2 महीने बोल 2 साल बाद 1 साल बाद सर्विसिंग के लिए लेकर आना पड़ता है। 5 साल तो शायद अनरियलिस्टिक हो गया, 1-2 साल बाद में भी हो सकता है। तो 1-2 साल बाद तुम लोग जो है अपनी गाड़ियाँ लेकर के आओ और उसको सर्विस कराओ, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको ये सब मतलब ये मल्टीपल चीज़ें आप करके जो है डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। मेन यहाँ पे जो आपको जो है जरा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जो पार्ट आपको समझना था वो कम कॉस्ट चार्ज करके भी हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जियो वाला एग्जांपल मेरे ख्याल से परफेक्ट यहाँ पे बैठता है, तो वो तुमको जो है ध्यान में रखना है। आगे आते हैं अपन सर। आगे उन्होंने एक एग्जांपल और एक दिया हुआ है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटजी दैट ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, तो आगे टेंशन मत लो, चैप्टर 3 जब अपन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर अपन डिटेल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 4 में जब अपन जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी डिस्कशन वो जो है वहाँ पे होने वाला है। Differentiation strategy should be pursued only after a careful study of buyers' need and preferences to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating features into a unique product that features that customer distribute. Basically आप जो है उसके जो भी taste and preferences है ना, जो भी buyer के needs है, preferences है, उनको आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, और उनको स्टडी करने के बाद ही आप जो है क्या करना, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की तरफ जो है जाना, है ना। वो सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना, और उसके बाद ही आपका जो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है वो आपको जो है चूज़ करना है सर, कि मेरे को डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर जाना है नहीं जाना है, कौन से फीचर्स मेरे को ऐड करने हैं नहीं करने हैं। तो एक बार आप कंज्यूमर के आपका जो भी बायर है उसका जो भी प्रेफरेंसेस है, जो भी नीड्स है, उसको एक बार आप स्टडी करना है, उसके बाद ही जो है आप जो है आपका डिसीजन लेना। उसके बाद सर अपन आगे आ जाते। A successful differentiation strategy allows a firm to charge a higher price अगर आपका for its product and to gain customer loyalty। आप क्या करते हो सर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई प्राइस जो है आपके, अगर आप कुछ ऐसा चार्ज कर रहे हो, डिफरेंशिएटिंग आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोडक्ट के अंदर लेकर के आ रहे हो, तो उसके लिए आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, थोड़ा सा हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। जैसे कि एप्पल क्या करता है, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स लेकर के आता है, कुछ ऐसे फीचर्स लेकर के आता है जो कि एंड्रॉइड के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता है, और उसकी वजह से जो है लोग एप्पल को जो है प्रीफर करते हैं, है ना। एप्पल का एक तो ब्रांड बन चुका है आज की डेट में, उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बन चुका है ना। तो कस्टमर उसके प्रति लॉयल भी है, कि जैसे ही कोई भी नया एप्पल का फ़ोन आता है तुरंत वो उसको स्विच करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एप्पल का जो है ब्रांड की लॉयल्टी बन चुकी है, एप्पल इतने टाइम से धंधा कर रहा है, तो उसका एक ब्रांड बन चुका है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ब्रांड इमेज है, तो लोग उसके ब्रांड के पीछे भागते हैं, उसके लोगों के पीछे भागते हैं, है ना। एप्पल का जो लोगो रहता है उसके बैक पे, उसके पीछे भागते हैं। और दूसरा, उनको काफ़ी सारे इनोवेटिव फीचर्स भी मिलते हैं जो कि उनको एंड्रॉइड के अंदर नहीं मिलते, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी भी मिलती है। तो उन सारे चीज़ों की वजह से जो है आपके जो कस्टमर्स है जो कि एप्पल के ब्रांड को जो है वो प्रीफर करते हैं, तो एप्पल इसका फ़ायदा उठाता है और एप्पल जो है उनसे प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करता है ना। वही एंड्रॉइड का फ़ोन जो कि 70-80 हज़ार में मिलता हो कंपेरेटिव फीचर्स के साथ में, वही एप्पल जो है 1 लाख 1,20,000 1,50,000
उतने प्राइस पे चार्ज करता है, उतने प्राइस पे बेचता है। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे जो है क्यों ऐसा कर रहा है वो, क्योंकि उसके पास कोई डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है, डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बेसिस पे वो जो है उसका एडवांटेज उठा करके उसका जो है प्रीमियम चार्ज करता है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। बिकॉज कंज्यूमर्स में बिकम स्ट्रांगली अटैच टू डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, क्योंकि कंज्यूमर अटैच है ना, कंज्यूमर को जो है आज की डेट में इतने सारे मीम्स अपन देखते हैं कि भाई किडनी देना पड़ेगा एप्पल के लिए, एप्पल खरीदने का, आईफोन खरीदने के लिए, तो बहुत सारे मीम्स बने हैं। तो एप्पल का जो है एक ऐसा मतलब एक ऐसा मतलब बहुत एक बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत लोगों के लिए अचीवमेंट रहती है कि यार मैं खुद के पैसे से एप्पल का फ़ोन ले पा रहा हूँ, तो उनके लिए एक अचीवमेंट रहती है। तो एप्पल मतलब एक उस लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब एक उतना स्टेटस हमें आज की डेट में एप्पल इस ब्रांड को देते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है एप्पल उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाए और क्या करता है अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसके लिए जो है हाई प्राइस चार्ज करता है। स्पेशल फीचर्स दैट डिफरेंशिएट वंस प्रोडक्ट कैन इंक्लूड सुपीरियर सर्विस, वो अपन ने ऊपर देख लिया कि अगर आपको जो है आपके स्पेशल फीचर्स देने हैं, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को, तो अच्छी इंप्रूव्ड सर्विसेज दो, है ना। उसको जो है मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी कम रखो, है ना। उसका ओवरऑल कॉस्ट हो सकता है तुम कम रख करके जो है कम प्राइस चार्ज करके जो है डिफरेंशिएट करना चाहते हो। मल्टीपल चीज़ों की मदद से आप जो है क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो आपके इसको प्रोडक्ट को। अ रिस्क एसोसिएट विद अब आपका रिस्क के बारे में अपन बात करने वाले। A risk associated with pursuing a differentiation strategy is that unique product may not be valued high enough by customers to justify the higher prices. Say for example यार, ज़रूरी नहीं है हर एक जो एप्पल का आईफोन आता है कस्टमर उसको जो है वैल्यू दे, है ना। कस्टमर को हो सकता है कोई एक आधा आईफोन ऐसे लगे, जैसे कि अभी पिछले कुछ टाइम से तुम आईफोन को देखोगे तो कुछ ज़्यादा उसके अंदर खास फीचर्स नहीं दे रहा है। कैमरा का मतलब उसने जो है एक तो कैमरा का जो प्लेसमेंट है उसको वो चेंज नहीं कर रहा है ना। ऊपर उसने जो है थोड़ी सी नॉच वगैरह हटा दी, फिंगरप्रिंट वगैरह हटा दिए, तो उसने ज़्यादा कुछ उसने खास मतलब ऐसा ये नहीं किया हुआ है कि बहुत सारे उसने मेजर फीचर्स डाले हुए हैं, है ना। हर एक लॉन्च पे वो ऐसा नहीं कि बहुत सारे मेजर फीचर्स डालता है, हर एक लॉन्च में वो सिर्फ एक हाथ दो फीचर बढ़ा के दे देता है उसके प्रीवियस लॉन्च से, है ना। तो वो कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं करता है, और उसका हर एक जब जब नया लॉन्च आता है तो उसका प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। 1,20,000, 1,00,000 से 1,20,000, 1,20,000 से 1,50,000, है ना, फिर 1,50,000 से 1,60,000। तो हर एक लॉन्च पे उसके प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन इतने फीचर्स नहीं बढ़ रहे। तो कस्टमर जो है कहीं ना कहीं फिर बोलेगा कि यार मेरे को एप्पल नहीं खरीदना अभी, ये क्या कर रहे हैं, बस एक हाथ दो फीचर बढ़ा रहे और प्राइस इनके आसमान छू रहे, है ना। प्राइस इनके आसमान में ये लोग लेकर के जा रहे और फीचर वगैरह अपने को इतने दे नहीं रहे, है ना। तो कभी कभार जो ऐसा होता है, एक रिस्क होता है यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, कि अगर आपका जो फीचर्स है जो भी आप दे रहे हो वो अगर कस्टमर वैल्यू ना करे ना, तो फिर वो बोलेगा कि यार ये वर्थ नहीं है, इसके ऊपर स्पेंड करना ना वर्थ नहीं है यार, मेरे को नहीं चाहिए प्रोडक्ट, है ना। एक तो ये लोग इतना हाई प्राइस चार्ज कर रहे, उसके ऊपर ये जो फीचर्स है ना ये मेरे को मज़ेदार नहीं लग रहे, है ना, मेरे को ये मज़ेदार नहीं लग रहा, तो यार मेरे को ये नहीं चाहिए। तो आपकी ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आपका कस्टमर उस फीचर्स को वैल्यू करे, है ना। जब कस्टमर्स को वो फीचर पसंद आए, जो भी जिस भी फीचर्स की वजह से आप जो हाई प्राइस चार्ज करो, जो भी यूनिकनेस आप लेकर के आ रहे हो, है ना, जो भी हो सकता है अच्छी सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट के अंदर कुछ नए अच्छे अच्छे इनोवेटिव फीचर्स आपने देख रहे हो, कुछ भी तरीके से आप जो इसके लिए प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो डिफरेंशिएशन जिस तरीके से आप कर रहे हो ना वो उसको वैल्यू नहीं दे रहा है ना, तो फिर वो वर्थ नहीं समझेगा उतना प्राइस उसके लिए देने के लिए, है ना। तो फिर वहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन का स्ट्रैटेजी जो है वो फेल हो जाएगा। व्हेन दिस हैपेंस अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी विल इजीली डिफीट अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। वो क्या देखेगा करके यार इतना महंगा प्रोडक्ट देने से अच्छा वो तुम लोग सारा सिर्फ एक दो फीचर उसके अंदर एक्स्ट्रा दे रहे हो पिछले वाले लॉन्च से, और उसके लिए तुम इतना ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हो। इससे अच्छा मैं कोई सैमसंग का एंड्रॉइड फ़ोन नहीं यूज़ कर लूँ, है ना। मैं क्यों यूज़ करूँ तुम्हारा एप्पल का फ़ोन, मेरे पास एप्पल का आईफोन 13 है, तुमने 14 लेकर आया, 14 में तुमने क्या खास ऐसा कर लिया, उसकी बॉडी चेंज कर ली, एक नया कलर लेकर के आ गए, ऊपर तुमने कुछ डायनामिक आईलैंड वगैरह कुछ तो भी था ना उनका फीचर, वो तुमने दे दिया। उसके लिए मैं क्या तुमको यार 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करूँ क्या देन योर प्रीवियस लॉन्च, है ना। एक 5-10,000 रुपये तुम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो ठीक है, 50-60,000 मतलब क्या ये मजा आएगा, छोड़ो मेरे को यूज़ नहीं करना, इससे अच्छा मैं सैमसंग का जो है 1,20,000 वाला फ़ोन यूज़ कर लूँ, है ना। तो वो जो है आप लोग जो है मतलब फिर मतलब सैमसंग का, फिर आप बोलोगे कि यार मैं क्यों इतना पैसा ही क्यों खर्चूँ, मैं कोई दूसरा सस्ती कंपनी का फ़ोन यूज़ कर लूँ ना, 5-6-10 फ़ोन उस कंपनी के ले लूँ अगर मेरे को लेना ही है तो, है ना। वहाँ पर मेरे को इससे ज़्यादा फीचर मिल जाते, है ना, तो मैं इतना प्राइस पे क्यों करूँ। तो कभी कभार ऐसी वाली सिचुएशन भी आ जाएगी, और ऐसी वाली सिचुएशन में आपका फिर कॉस्ट लीडर जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर जब तक कस्टमर वैल्यू नहीं दे रहा है आपके डिफरेंशिएशन को, तब तक आप जो है आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। Another risk of pursuing a differentiation strategy is that competitors may develop ways to copy the differentiating features quickly. ऊपर ही अपन ने देख लिया है कि इसके अंदर मेजर रिस्क होता है। कंप्यूटर एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब कंप्यूटर एडवांटेज तभी आपको मिलेगा जब आपका कंप्यूटर जो है उसको इमिटेट नहीं कर पा रहा है। जैसे ही उसने कॉपी कर लिया, इमिटेट कर दिया, वैसे ही आप कंप्यूटर एडवांटेज खत्म और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी आपकी काम ही नहीं करेगी।
Firms must find durable source of uniqueness that cannot be imitated quickly और cheaply by rivals. Very important. जो भी आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो ना, वो ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से जो है इमिटेबल नहीं होना चाहिए. अगर आसानी से वो इमिटेबल हो जाता है तो फिर मेरा डिफ्रेंशिएशन आपका रहेगा ही नहीं. तो डिफ्रेंशिएशन जो भी आप कर रहे हो ना, ये मेक श्योर करो कि वो आसानी से कॉपी नहीं किया जा सके, है ना. ये आपको मेक श्योर करना है. एग्जाम्पल के तौर पे आप नीचे देख सकते हो, Amazon प्राइम ऑफर्स डिलीवरी विद इन 2 आवर्स. आज की डेट में देखोगे तो आप Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको 2 घंटे के अंदर भी डिलीवरी जो है Amazon देने का अश्योरिटी देता है. दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इमिटेट बाय इट्स राइवल्स एंड थस दिस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हेल्प द टू लीड द मार्केट. अब 2 घंटे के अंदर डिलीवरी देना सबके बस की बात नहीं है ना. अमेजोन कोशिश कर रहा है, अमेजोन ट्राई कर रहा है, अमेजोन दे रहा है ये चीज़ को, लेकिन फ्लिपकार्ट ने अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं निकाली है कि हम तुमको 2 घंटे के अंदर डिलीवरी देंगे, या फिर मिंत्रा ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं निकाली है. सिर्फ अमेजोन ने अभी तक अपना ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया हुआ है जिसकी वजह से वो ये बोल सकता है कि मैं 2 घंटे के अंदर तुमको प्रोडक्ट डिलीवर करूँगा. क्यों ऐसा? क्योंकि उसने डिफ्रेंशिएशन जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है ना, वो इतना उसने तगड़ा बना करके रखा है. तो उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा प्राइस पे करो. अब अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन सबको नहीं मिलता ना, आपको पैसा पे करना पड़ता है उसके लिए. तभी जाकर के आप ये 2 घंटे वाला जो फीचर है उसको आप, जो 2 घंटे वाली सर्विस है उसको आप जो है यूज़ कर सकते हो. तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन का एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है ना. तो सब्सक्रिप्शन का एक्स्ट्रा पैसा लेकर के वो आपको कुछ ऐसी सर्विस दे रहा है ना, वो आपको कुछ ऐसी सर्विस दे रहा है जो कि आपके लिए थोड़ी सी यूनिक है. बाकी कोई भी आपको जो है क्विक जो भी आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, वो बाकी कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसी सर्विस नहीं देता है. सिर्फ अमेजॉन ये ऐसी आपको जो है ई कॉमर्स की सर्विस जो है दे रहा है. ऐसा ये ई कॉमर्स इकलौता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये सर्विस दे रहा है कि मैं तुमको 2 घंटे के अंदर जो है तुम्हारे गुड्स जो है डिलीवर कर दूंगा, है ना. जो तुम्हारे गुड्स है वो तुमको 2 घंटे के अंदर मैं डिलीवर कर दूंगा. बस उसके लिए तुम क्या करो, मेरे को जो है एक्स्ट्रा पैसा पे करो और मेरा अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन खरीदो, है ना. तो वो तुमको एक यूनिक सर्विस दे रहा है, उसके लिए तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है ना, प्रीमियम चार्ज कर रहा है. तो एक एग्जाम्पल आपका जो है आपको देखने को मिल सकता है सर. ये मेरे हाथ में कुछ नहीं माइक है, तो मैं इधर थोड़ा सा टेका लेके बैठा हूँ आज, तो इसके लिए थोड़ा माइक यहाँ पे लेके बैठता हूँ. यूजुअली मैं थोड़ा सा आगे होके बैठता हूँ तो यहाँ पे इसको रख देता हूँ, तो इसलिए है ना. तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना तुम लोग, मतलब तुम बोलोगे कि हाथ में क्या है इसके. ओके, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन का तुमको बेसिक समझ में आ रहेगा. बेसिकली इतना स्ट्रेच करने का इसका मेरे को नहीं लगता मतलब बनता है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है और डिफरेंशिएशन के बारे में अपन समझते. बट जो भी मॉड्यूल के अंदर है वो तो मेरे को तुमको पढ़ाना पड़ेगा, वैसे मेरे को चलना पड़ेगा. तो अपन वैसे ही चल रहे और वैसे ही चलते रहेंगे अपन आगे भी. सो आ जाते हैं अपन आगे जो क्वेश्चन आ रहा है सर अपने पास ये आ रहा है कि भाई डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है, किसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को, आप कैसे जो है मतलब कैसे आप जो है डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी जो है अपना सकते हो. अब हो सकता है कुछ प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंशिएशन करो, कुछ प्रोडक्ट के अंदर यूनिक फीचर्स डालो, है ना, कुछ तो भी इनोवेटिव फीचर्स लेकर के आओ, क्रिएटिविटी अपनी दिखाओ उसके अंदर, तो आपका डिफ्रेंशिएशन बन सकता है. प्राइसिंग पे आपका डिफ्रेंशिएशन बन सकता है ना. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जियो ने प्राइसिंग में कैसे डिफ्रेंशिएशन किया, फ्री दे दिया सीधा, है ना. तो उधर एक डिफ्रेंशिएशन आ गया कि भाई जियो प्राइस 0 प्राइस चार्ज कर रहा है, कुछ चार्ज ही नहीं कर रहा है ना. तो वहाँ पे जो है एक डिफ्रेंशिएशन आ रहा है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वाइज ब्रांड, जैसे कि एप्पल ब्रांड है, अपनी एक ऐसी ब्रांड इमेज बना दो, ऐसा एक ब्रांड वैल्यू बना दो जिसको कस्टमर वैल्यू करे, है ना. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी आपको डिफ्रेंशिएशन मिल सकता है. तो यहाँ पर जो है आपको जो है अलग अलग तरीके से आप जो है डिफ्रेंशिएशन जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हो. सबसे पहले अपन समझते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको कैसे डिफ्रेंशिएशन जो है करने को मिल सकता है. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट मीट कस्टमर नीड्स कैन बी एन एरिया वेयर अ कंपनी हैज़ एन एडवांटेज ओवर कंपटीटर्स. इनोवेशन करो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर के आओ, है ना. नॉर्मल वॉच किसको नहीं चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए आज के डेट में सबको, है ना. तो अपने जो वॉच है, जो भी नॉर्मल वॉच है, जो भी वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वॉचेस बनाने के लिए बजाय आजकल स्मार्ट वॉचेस ज़्यादा बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोगों को इनोवेटिव फीचर्स चाहिए, है ना. तो अभी हाल फिलहाल अगर तुम देखोगे तो आज के डेट में जो ये स्मार्ट वॉच का पूरा जो कीड़ा है वो तो कॉपी हो चुका है. तो ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन बना नहीं है. लेकिन जब शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, जब तक स्मार्ट वॉच इतने एग्जिस्ट नहीं करती थी, मेरे ख्याल से स्मार्ट वॉच भी एप्पल ने ही जो है सबसे पहले लॉन्च की हुई है. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एप्पल की जो आई वॉच है ना, वही मेरे ख्याल से जो है पहले लॉन्च की गई थी स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में. सबसे पहले वही लेकर के आई थी, या फिर उसके बाद या फिर सैमसंग लेकर के आई थी, या फिर पहले सैमसंग लेकर के आई थी, या फिर एप्पल, मेरे को पता नहीं. लेकिन सैमसंग या फिर एप्पल में से, दोनों में से एक ने ही सबसे पहले जो है आपका जो है स्मार्ट वॉच यहाँ पे लॉन्च किया था. तो तभी उस टाइम पे अगर हम बात करें, उस टाइम की अगर बात करें, तो वो एक डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी थी एप्पल की या फिर सैमसंग की, जिसने ये पहले लॉन्च किया रहेगा. मेरे को पता नहीं है एकदम स्पेसिफिकली, बट इन्हीं दोनों में से मेरे ख्याल से कोई एक कंपनी थी जिसने पहले स्मार्ट वॉच लेकर के आई थी, है ना. तो वो एक इनोवेटिव फीचर था, वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था कि यार नॉर्मल वॉच से हट के तुम अपने फ़ोन के साथ एक वॉच को कनेक्ट कर सकते हो, किसने उस टाइम पे सोचा नहीं था, है ना.
तो वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था, तो उसके लिए लोगों ने जो है जितना भी प्राइस उस कंपनी ने चार्ज किया रहेगा, जो भी पहले लेकर के आई रहेगी, उतना पे करने के लिए उन्होंने सही समझा। क्यों? क्योंकि उनको दिखा करके यार काफ़ी ज़्यादा हमको इनोवेशन मिल रहा है ना, एक डिफरेंशिएटिंग अपने को जो है एक पर्टिकुलर चीज़ मिल रही है जिसके लिए अपन पैसा देंगे तो वर्थ है वो। तो वो लोग जो है आप जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट बना करके जो है वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, और वैसे आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो है काम कर सकती है। हाउएवर द परस्यूट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग कैन बी कॉस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आप जब ऐसा नया प्रोडक्ट लेकर के आते हो जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन वगैरह करते हो, वो आपके लिए कॉस्टली भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि R&D पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, है ना, उसके प्रोडक्शन पे स्पेंड करना पड़ेगा, मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये सारी कॉस्ट आपको लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है प्रॉफिट बनाना आसान नहीं होगा, है ना, कहीं ना कहीं आपके लिए ये स्ट्रैटेजी परस्यू करना आसान नहीं रहेगी, थोड़ी सी कॉस्टली रहेगी, है ना, क्योंकि R&D, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सब में भी आपको जो है पैसा खर्चा करना पड़ेगा सर। द पे ऑफ हाउएवर कैन बी ग्रेट एज कस्टमर्स फ्लॉक टू बी अमंग द फर्स्ट टू हैव द न्यू प्रोडक्ट। कस्टमर चाहेगा कि अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च हो रहा है स्मार्ट वॉच जैसा, है ना, अभी तक नॉर्मल वॉचेस बिकती थी, अभी स्मार्ट वॉच बिकनी शुरू होने वाली है। पहले पहले के टाइम में अगर मैं अर्ली डेज की बात करूँ, तो कस्टमर भी जो है एकदम एक्साइटेड रहेगा, वो तैयार रहेगा करके यार मेरे से तुम लोग जो है 1000-2000 एक्स्ट्रा भी चार्ज करोगे ना तो भी चलेगा, तुम्हारा जो भी नॉर्मल प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल तुम 50,000 पे लेकर के आ रहे हो ना, मेरे से तुम 55,000 लो, लेकिन मेरे को ये वॉच पहले चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको वो उन लोगों में से रहना चाहता है जो कि जिनके पास सबसे पहला एक्सेस आया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, लिमिटेड पीस से। फॉर एग्जाम्पल जिसने भी मैन्युफैक्चर किया, पहली बार स्मार्ट वॉच लेकर के आए, जिसने भी मैन्युफैक्चर किया, जिस भी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, हो सकता है उसने लिमिटेड पीसेस मैन्युफैक्चर किए हो कि भाई हम लोग लिमिटेड सेट ऑफ पीसेस ही जो है पहले बैच में निकालने वाले मार्केट के अंदर। तो कस्टमर चाहेगा करके वो उस बैच में से एक पीस उसको मिले ही मिले, भले उसके लिए उसको जो है MRP से ज़्यादा भी थोड़ा बहुत पे करना पड़े, है ना। तो उसको बनना है, वो पहला जो वो पहला बंदा बनना चाहता है जिसके हाथ में वो गुड जाए, है ना, जिसके हाथ में वो प्रोडक्ट आया। तो लोग जो है जनरली ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन आपने किया हुआ रहता है, उसके लिए हाई प्राइस देने के लिए जो है आराम से रेडी हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है भले ही वो कॉस्टली भी हुआ तो भी आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे, क्योंकि आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स आईफोन, एप्पल का आईफोन ही जो है यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, हैज़ इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन R&D। एप्पल बहुत ज़्यादा R&D पे स्पेंड करता है, और कस्टमर उसके फीचर्स को जो भी एप्पल लेकर के आता है उसको वैल्यू भी करता है। जैसे बाहर आप USA वगैरह यही इधर के साइड जाओगे तो यहाँ पे मोस्टली आपको iOS यूज होते हुए देखने को मिलेगा, एप्पल ही यूज होते हुए देखने को मिलेगा। दे वांट टू बी अमंग द फर्स्ट वंस टू ट्राई द न्यू ऑफरिंग्स फ्रॉम द कंपनी। वो चाहते हैं कि भाई जो भी कंपनी नया प्रोडक्ट लेकर के आ रही है सबसे पहले हम उसको यूज़ करें, इसके लिए वो जो है ज़्यादा प्राइस भी पे करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद आते हैं अपन प्राइसिंग के बेसिस पे आप कैसे आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो उसको अपन समझ लेते हैं। तो प्राइसिंग के बेसिस पे आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो प्राइसिंग के अंदर क्या हो सकता है सर, इट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन इट सप्लाई एंड डिमांड। प्राइसिंग आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, एंड मे ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस बाय द कस्टमर्स आइडियल वैल्यू ऑफ और प्रोडक्ट। और कस्टमर के क्या सोचना है, कस्टमर का क्या थॉट प्रोसेस है, वो कितना जो है उसको वैल्यू देना चाहता है, उसके हिसाब से कितना वर्थ है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे जो है आप जो है प्राइसिंग को सेट करते हो। कंपनी दैट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस कैन ईदर डिटरमाइन टू ऑफर द लोएस्ट प्राइस और कैन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश सुपीरियर थ्रू हायर प्राइस। अब डिफरेंशिएशन या तो बोलोगे मैं सबसे सस्ता चार्ज कर रहा हूँ, जैसे कि मुकेश भाई, है ना, उन्होंने क्या बोला करके मैं सबसे सस्ता चार्ज करूँगा, फ्री में ही दे दूंगा, है ना, तो वहाँ पे एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा था। और दूसरी तरफ एप्पल की बोला मैं सबसे महंगा प्राइस चार्ज करूँगा, सबसे सुपीरियर एकदम हाई प्राइस चार्ज करूँगा, है ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप बोलोगे भाई मैं कोई प्राइस ही चार्ज नहीं करूँगा, एकदम फ्री दे दूंगा, जैसे मुकेश भाई ने किया जियो के अंदर, वो डिफरेंशिएट हो रहा था वहाँ प्राइसिंग के बेसिस पे, उन्होंने प्राइस लिया ही नहीं ना, कस्टमर को जीरो प्राइस पर बेची अपनी सर्विस, तो वहाँ पर उसने वो चीज़ मुकेश भाई ने वैसे अपनाई। यहाँ पे एप्पल ने कैसे अपनाई कि एप्पल ने बोला मैं सबसे हाई प्राइस चार्ज करूँगा, एकदम सुपीरियर प्राइसेस रखूँगा, है ना, तो वहाँ पर जो है वहाँ पे डिफरेंशिएट क्रिएट हो रहा था। अगेन यहाँ पे आपको एप्पल का जो है एग्जांपल देखने को मिलेगा कि एप्पल जो है हाई प्राइसेस सेट करता है, सुपीरियर प्राइसेस सेट करता है ना, एक स्टेटस गुड बनाना है उसको, एक स्टेटस गुड बनाना है कि यार मैं देख भाई मैं इतना अमीर हूँ कि मेरे पास एप्पल है, तो एप्पल आपके पास है, मतलब समझ में आता है कि बंदा अमीर है ना, तो एक स्टेटस गुड है, तो यहाँ पे एप्पल जो है डोमिनेट कर रहा है ऐसे मार्केट को, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अपना करके। उसके बाद सर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आप कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो उसको अपन समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन इज येट अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ ब्रांड। अब आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ, और यूजिंग द स्पेसिफिक एडवांटेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस कैन बी इंस्ट्रूमेंटल टू अ कंपनी सक्सेस। लोकेशन एडवांटेज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन जिस लोकेशन पे सिचुएटेड है उधर उसका नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसको एडवांटेज मिल रहा है। नेम रिकॉग्निशन, एप्पल है भाई, ब्रांड है ना। एंड कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर काफ़ी ज़्यादा लॉयल है ना। आज की डेट में अगर मैंने जैसे कि आपको बताया, बाहर की साइड पे जाओगे, बाहर की कंट्रीज़ में जाओगे, तो वहाँ पे आपको एप्पल यूज़ होते हुए ज़्यादा मिलेगा। USA वगैरह यहाँ अगर आप जाते हो तो एप्पल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वहाँ पे, है ना, क्योंकि वहाँ के लोग एप्पल के प्रति रॉयल है ना। ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई और कंपनियाँ नहीं है,
वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अलग अलग कंपनियाँ हैं मोबाइल बनाने वाली, लेकिन वो लोग एप्पल के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है ना, वो लोग को एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो लोग एप्पल के फ़ोन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग जो है लॉयल है ना। तो वहाँ पर जो है आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ये सारे फीचर्स के मदद से, ये सारे आपके जो अलग अलग मैंने बताया, जैसे ब्रांड का वैल्यू, लोकेशन जहाँ पे आप हो वहाँ एडवांटेज, कस्टमर काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करके जो है अपने लिए डिफ्रेंशिएशन जो है क्रिएट कर सकते हो। यही एग्जांपल आपने एप्पल केस में अपन ने जो है यहाँ पे लिया हुआ है कि एप्पल जो है काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहा है, उनका एक फैन बेस बन चुका है ना, और उस फैन बेस जो है वो फैन बेस जो है लॉयल है, जब भी एप्पल का कोई भी नया प्रोडक्ट आता है वो लोग जो है करके सबसे पहले खरीद लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन जो है अपना जो है ख़त्म होता है। तीन पार्ट अभी अभी अपने बचते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कैसे आप अचीव कर सकते हो, क्या रहेंगे उसके एडवांटेजेस, क्या उसके रहेंगे डिसएडवांटेज। लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी अपन ने मतलब इतना कुछ अपन ने डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कशन कर लिया ना, तो ये सारे पॉइंटर्स है फटाफट फटाफट होते जाएंगे, बस अपने को देखना है और चीज़ें हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहला पार्ट तो मेरे ख्याल से इधर तक सबको जितना भी अपन ने अभी तक देखा है वो क्लियर होगा, है ना। सो एक बार अपना सांस लेते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम्हारा नज़र जा रही है कि टाइम पे गया, अरे 50 मिनट हो गए, 1 घंटे होने आ रहे हैं, चलो भाई लेक्चर खत्म होगा नहीं, थोड़ा पार्ट बचा है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी आज के लेक्चर में अपने को खत्म करनी है। मेरा टारगेट है कि भाई जितनी भी अपनी स्ट्रेटजी से अलग अलग, जैसे कि अभी कॉस्ट लीडरशिप हो गई या फिर डिफरेंशिएशन हो गया, फिर आने वाली अपने अगले लेक्चर के अंदर अपन फोकस करेंगे, तो इनको एक एक लेक्चर दे करके अच्छे से जो है समझा जाए। तो ये मेरा ये स्ट्रेटजी है, मतलब स्ट्रेटजी नहीं, मतलब ये मेरी प्लानिंग है। सो यस, तो अपना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आज के लेक्चर में पूरा खत्म होना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने लेक्चर को शुरू किया था, यही थॉट को माइंड में रख के मैंने लेक्चर को शुरू किया था। सो अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कुछ नहीं, 3 पार्ट है, काफ़ी ईजी है, फटाफट फटाफट होते जाएंगे, तो बस अपने को रीड करना है। समझ अपन ने पूरा लिया है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को, एक बार जस्ट रीड करना है, घर पे जाके तुमने हैंड रिटन नोट्स बना लेना है टेलीग्राम से, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर अपन को अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि कैसे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अपन अचीव करेंगे, हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन मैं इस स्ट्रैटेजी को जो है अपना कैसे पाऊंगा। सबसे पहला, यूटिलिटी ऑफर करो कस्टमर को, मैच करो प्रोडक्ट के जो भी आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स है उनके टेस्ट एंड उनके प्रेफरेंसेस के साथ में, है ना। उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझो, ऊपर भी आपने देखा, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझो और उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को जो है डिज़ाइन करो, उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो, उस हिसाब से जो है डिफरेंशिएशन जो है लाने की कोशिश करो जो कि उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के साथ मैच करे। तो कुछ ऐसी यूटिलिटी क्रिएट करो जो कि उनके टेस्ट से प्रेफरेंसेस से जो है मैच करे। अपने परफॉर्मेंस को जो है बढ़ाओ, अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करो, इंप्रूव करते रहो उसको, है ना। परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट ये देखो और उसको इंप्रूव करते रहो। तीसरा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर करो, है ना। छोटा अपने को जो है लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर नहीं करना, अपने को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर करना है। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, अपना इनोवेशन जो है रैपिड करते रहो, रैपिड मतलब एकदम तेज़ी से जो है अपना तुम इनोवेशन लाते रहो। इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है अपने को पता है, तो इनोवेशन अपने को जो है जल्दी जल्दी जो है करना पड़ेगा। टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू, कुछ ऐसे स्टेप्स लो जिससे तुम्हारा ब्रांड इमेज काफ़ी अच्छा हो, ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा हो, तुम्हारा ब्रांड वैल्यू बढ़े, है ना। ये कैसे हो सकता है, ब्रांड इमेज या फिर ब्रांड वैल्यू तुम लोग कैसे बढ़ा सकते हो। तो याद रहेगा तुमको चैप्टर 2 में अपन ने पढ़ा था, रिस्पॉन्सिव रहो, है ना। कस्टमर जैसे ही तुमको कोई डिमांड शोकेस करता है कि यार मेरी ये डिमांड है, मेरी ये टेस्ट है, मेरी ये प्रेफरेंस है, केटर करो उसकी डिमांड को, उसके टेस्ट एंड उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दो, तो वो बोलेगा भाई तू ईच मेरा भाई, मैं तेरी ही कंपनी का जो है प्रोडक्ट खरीदूंगा, है ना। तो रिस्पॉन्सिव रहो, उसकी जो भी डिमांड आ रही है उसकी डिमांड्स के प्रति रिस्पॉन्सिव रहो, वैसे तुम्हारा जो है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इमेज बनेगा, है ना। चैप्टर 2 में पढ़ा था अपन ने, अगर तुमको याद आएगा, जब इन्वायरमेंट के साथ अपना बिजनेस इंटरेक्ट करता है तो कैसे फायदे मिलते हैं अपने को। May 24 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मेरे को इतना अच्छे से याद है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते। फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स, आपका जो प्रोडक्ट प्राइसेस है उनको आपके यूनिक फीचर्स के बेस पे जो है आप फिक्स करो, यानी कि जो भी आपके यूनिक फीचर्स है देखो कितना ज़्यादा कस्टमर उसको वैल्यू देंगे, उसके हिसाब से प्राइस को जो है सेट करो। तो 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखने, 6 पॉइंट्स ध्यान में आपको रखने, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अचीव कर सकते हो। सबसे पहला, यूटिलिटी ऑफर करो, मैच करो अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ में। दूसरा, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करो, इंप्रूव करो अपने प्रोडक्ट के। तीसरा, अपने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करो। चौथा, इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करते रहो। पांचवा, ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाओ, उसके लिए कुछ स्टेप्स लो और अपने प्राइजेस को फिक्स करो अपने जो भी यूनिक फीचर्स है उनके बेसिस पे। सर तो ये 6 पॉइंट आपके हो गए कि इसमें कैसे आप जो है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को जो है अचीव कर सकते हो। अपन आते हैं सर अगले पॉइंट की तरफ कि आपका जो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है उसके एडवांटेजेस क्या है।
अगेन जैसे अपन ने जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के अंदर एडवांटेजेस देखे थे, स्पेसिफिक अपन ने देखे थे कि राइवलरी के टर्म्स में क्या एडवांटेज है, बायर के टर्म्स में क्या एडवांटेज है, वैसे ही अपन यहाँ पे भी जो है स्पेसिफिक रह करके जो है बातें करने वाले डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के अंदर अपने को स्पेसिफिक जो अपने चीज़ें हैं उनके इस चीज़ों के इसमें अपने को कैसे एडवांटेज मिलेगा। सबसे पहले राइवलरी के अंदर अपन बात करते हैं कैसे अपने को डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अपना करके एडवांटेज मिलने वाला है। राइवलरी के अंदर सर ब्रांड लॉयल्टी जो है वो अपने एक्ट करेगी एज अ सेफगार्ड्स अगेंस्ट कॉम्पिटिटर, है ना। यहाँ पर जो है एक तरफ मैंने रख दिया करके, एक तरफ मैंने जो है आपका एप्पल का फ़ोन रख दिया, दूसरी तरफ अगर आपको एक कंपनी याद होगी माइक्रोमैक्स, पुराने टाइम पे माइक्रोमैक्स बहुत ज़्यादा चलती थी, माइक्रोमैक्स रख दिया। फिर चलो माइक्रोमैक्स को बेटा नोकिया, मैंने नोकिया रख दिया। एक तरफ मैंने एप्पल का आपके पास सामने स्मार्टफोन रखा, दूसरी तरफ मैंने आपको नोकिया का स्मार्टफोन रख दिया। ऑब्वियसली बात है आप कौन सा स्मार्टफोन उठाओगे, एप्पल का। क्यों? क्योंकि एप्पल की ब्रांड वैल्यू है ना, एप्पल का जो है ब्रांड का लॉयल्टी है। आप देखोगे कि यार वो पीछे एप्पल का लोग है, उधर नोकिया का लोग है। नोकिया फ्लॉप कंपनी, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा धंधा कर रही थी, उसके बाद उसका नाम बदनाम हो गया क्योंकि उसने चेंज अडॉप्ट नहीं किया, है ना। तो नोकिया फ्लॉप कंपनी में उस कंपनी का फ़ोन क्यों यूज़ करूँ? मेरे एप्पल इतनी अच्छी कंपनी, सुपीरियर कंपनी, स्टेटस गुड्स है भाई, एकदम स्टेटस दिखेगा, वोट पड़ेगा मेरा हाथ में एप्पल का फ़ोन है, नोकिया बोल करके बोलेंगे भाई कौन सा फ़ोन लेकर घूम रहा है तुम नोकिया का, है ना, बाबा आतम के ज़माने का फ़ोन लेकर घूम रहेगा तू। तो ऑब्वियस ही बात है तुम एप्पल उठाओगे। क्यों उठाओगे? क्योंकि तुम जो है तुम ब्रांड को देख करके उठा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है तुम्हारे राइवलरी के प्रति, राइवलरी क्योंकि नोकिया तुम्हारा राइवल है ना, या फिर तुम वीवो रख दो ना, वीवो रख दो, ओप्पो रख दो, वन प्लस रख दो, ऑब्वियसली बात है तुम लोग जो है एप्पल उठाओगे। क्यों? क्योंकि एप्पल का जो है ब्रांड है, एप्पल का नाम है, तो ब्रांड लॉयल्टी कहीं ना कहीं सेफगार्ड की तरह जो है एक्ट करेगी जब आप क्या कर रहे हो, compete कर रहे हो सर। दूसरा, बायर्स के टर्म्स में आपको कैसे एडवांटेज मिलेगा? तो बायर्स के टर्म्स में आपको ऐसा एडवांटेज मिलेगा कि बायर्स जो है आपके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, है ना। बायर बोले, अब ऑब्वियसली बात है यार, तुम सोचो ना कि तुम जो है सीए बन गए हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, है ना, महीने का मतलब 5-6 लाख, तो 5-6 लाख आराम से आ जाता है ना। अभी बनो नए नए, और नए नए बन के 5-6 लाख महीने का आ रहा है आराम से, है ना। तो तुम अभी जा रहे हो आईफोन लेने के लिए एक दुकान पे, तो तुम क्या उधर नेगोशिएशन करोगे क्या? भैया 1,20,000 का आईफोन है, चलो थोड़ा सस्ता करो, सही से लगाओ, 1,18,000 लगाओ। तुम ऐसा करोगे? नहीं करोगे यार। तुम क्या बोलोगे, भाई डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, मेरे पास ये बैंक का कार्ड है, इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह है? वो बोलेगा हाँ सर ये बैंक के कार्ड पे डिस्काउंट है, तो उतना मिलेगा। तुम थोड़ा ना उसके बाद भावतेल करोगे कि हे भाई सही से लगा, 1,20,000 बहुत बोल दिया, चल 1 लाख रुपये मिलता है, ऐसा करोगे? तो नहीं, यू अपनी इज्जत है यार। तुम अगर एक अच्छा महंगा आइटम लेने जा रहे हो, एक ऐसा आइटम लेने जा रहे हो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, जो कि तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है, उस प्रोडक्ट के लिए थोड़ा ना तुम बार्गेनिंग करोगे। तुम्हारी भी तो कोई इज्जत है ना, समझ रहे हो तुम। तो वहाँ पे बायर इतना जो आपका जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट लेने जा रहा है ना, जैसे कि एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे, तो तुम नेगोशिएशन नहीं करोगे, है ना। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो वहाँ पे तो तुम नेगोशिएशन कर भी नहीं सकते। अगर तुम ऑफलाइन किसी स्टोर में परचेज करने जा रहे हो, कोई प्रीमियम गुड्स परचेज करने जा रहे हो, तो वहाँ तुम इतना नेगोशिएट नहीं करोगे। तुम बोलोगे भाई कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह कुछ है तो भाई बता दे, अगर नहीं है तो तुम उसका थोड़ा ना भावतोल करते बैठोगे, सब्जी मार्केट जैसे अपन सब्जी मार्केट में करते हैं, वैसे थोड़ा ना तुम करोगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको जो है एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के अंदर, कि बाहर इतना आकर के नेगोशिएट नहीं करता प्राइस के अंदर। जो भी स्पेशल फीचर्स, यूनिक फीचर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो जज करता है और इतनी वैल्यू जो है दे करके चले जाता है। उसके बाद सर आपका आता है सर नीचे सप्लायर्स के टर्म्स में आपको क्या जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो सेम आपको जो अपना कॉस्ट लीडरशिप के अंदर अपना बेनिफिट अपने को मिल रहा था कि अपन ग्रेटर प्राइस अब्जॉर्ब जो है ये कर सकते हैं, ग्रेटर प्राइस इंक्रीज जो है, हायर प्राइस अब्जॉर्ब कर सकते हैं। कि अगर सप्लायर ने मेरा जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा दिया, है ना, रॉ मटेरियल जो मेरे को सप्लाई कर रहा है उसका प्राइस उसने बढ़ा दिया, स्टिल मैं जो है उसको अब्जॉर्ब कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा कस्टमर जो है मेरे को ज़्यादा पैसा देने के लिए ये मतलब तैयार है, ज़्यादा पैसा देने के लिए वो मेरे को तैयार है ना। अगर एप्पल का जो भी मैन्युफैक्चर, जो भी उसका सप्लायर है, एप्पल को जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, अगर उस सप्लायर ने जैसे प्राइसेस बढ़ा भी दिए, तो एप्पल क्या बोलेगा, ठीक है मेरे गुड्स की वैल्यू मैं और बढ़ा दूंगा। वैसे भी मेरा एम क्या है कि मेरे को सुपीरियर प्रोडक्ट देना है, मेरे को एकदम सुपीरियर प्राइस चार्ज करने। तूने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, मैं लगे मेरे कस्टमर से थोड़ा ज़्यादा प्राइस बढ़ा दूंगा, ज़्यादा प्राइस वसूलूंगा, है ना। वो मेरे को बड़ा बिंदास खुशी खुशी देगा। क्यों? एक तो मेरे ब्रांड के प्रति लॉयल है, दूसरा मैं उसको इनोवेटिव फीचर्स वगैरह दे रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स वगैरह दे रहा हूँ, तो वो मेरे को खुशी खुशी ज़्यादा पैसा भी दे देगा, है ना। तो तू बड़ा बिंदास प्राइस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप ज़्यादा प्राइस, हायर कॉस्ट भी जो है आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, कैन अफोर्ड टू ऑब्जर्व हायर कॉस्ट। उसके बाद सर एंट्रेंस, जो भी आपके एंट्रेंस के टर्म्स में आपको क्या एडवांटेज मिलता है, तो जो भी आपके इनोवेटिव फीचर्स है ना, वो कॉपी करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। आपने जो इनोवेशन किया हुआ है ना, वो कोई छोटा मोटा इनोवेशन नहीं किया है 10-20 रुपये का, काफ़ी हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का आपने इनोवेशन किया हुआ है। तो कंप्यूटर को भी कॉपी करने में टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, एक्सपेंसिव रहेगा, उसके लिए आसान नहीं रहेगा। तो वो एक आपके लिए जो आपका जो इनोवेशन है वो एंट्रेंट के लिए एज अ बैरियर काम करेगा।
लास्ट सब्सटीट्यूट्स के टर्म में आपको जो है क्या यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स कान रिप्लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, है ना। मैंने एप्पल की फर्स्ट कॉपी बना दी, है ना, मैंने एप्पल की फर्स्ट कॉपी बना दी, और मैं यहाँ पे मैंने आपके सामने ओरिजिनल एप्पल रखा। ऑब्वियसली कौन सा प्रोडक्ट उठाओगे, ओरिजिनल एप्पल का प्रोडक्ट उठाओगे तुम, क्यों फर्स्ट कॉपी उठाओगे। फर्स्ट कॉपी तो फर्स्ट कॉपी, उसके अंदर जो भी फीचर्स वगैरह है, कुछ या तो कुछ फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़ किए रहेंगे, क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होएगा। तो कहीं ना कहीं जो है आप क्यों एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उठाओगे जब आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट उठाने का यहाँ पे जो है चांस बन रहा है ना। अगर आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट उठाने का यहाँ पे चांस बन रहा है ना, तो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट उठाओगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्यों उठाओगे, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मैं आपको एप्पल रख दूँ, एप्पल का दूसरा सब्स्टिट्यूट अगर सैमसंग रख दूँ, है ना, सैम्पल बोल रहा था, सैमसंग रख दूँ, तो जो भी एप्पल के प्रति लॉयल है वो एप्पल का फ़ोन ही उठाएंगे, सैमसंग का फ़ोन नहीं उठाएंगे। भले ही मैं उनको फ्री में ऑफर कर रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी फ़ोन तुम फ्री में उठा लो, तो सैमसंग वाले स्टिल सैमसंग ही उठाएंगे क्योंकि वो उसके प्रति लॉयल है। अगर वो उसके प्रति लॉयल नहीं है तो फिर तुम्हारा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी काम ही नहीं कर रहा है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कब तब काम करेगा जब तुम्हारे ब्रांड के प्रति कस्टमर लॉयल है ना। तो एप्पल ही उठाना चाहिए, तभी तुम बोलोगे कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन मेरा काम कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में तुमको क्या एडवांटेज मिलेगा कि अगर तुम सब्स्टिट्यूट गुड्स उसके सामने रख देते हो ना, जो भी तुम्हारे गुड्स है उसके सामने अगर उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स तुम रख देते हो ना, तो वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा सर, तुम्हारा जो है वहाँ पर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को तुम रिप्लेस नहीं कर पाओगे। जो एप्पल के अंदर फीचर्स है एट द एंड ऑफ द डे वो तुमको एप्पल के अंदर ही मिलेंगे ना, सैमसंग के अंदर मिलेंगे नहीं। सैमसंग के फीचर्स अलग होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, बट वो अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे जो तुमको एप्पल ऑफर कर रहा है। ये बात तुमको समझनी है। तो यहाँ पे जो है तुमको सब्स्टिट्यूट के टर्म में ये बेनिफिट मिलेगा कि जो तुम्हारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है ना, उसको जो है कॉपी करना, उसके जैसा हूबहू एक दूसरा प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो वहाँ पर जो है आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वहाँ पे जो है उसको एडवांटेज मिल जाएगा सर। जो भी आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है उसको जो है आप एडवांटेज मिलेगा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का नहीं मिलेगा, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एडवांटेजेस तुमको क्लियर रहेंगे। एक बार घर पे जाना आराम से इसको अपने हैंड रिटन नोट से लिख लेना, तो तुमको काफ़ी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जब तुम हैंड रिटन नोट्स अपने बनाओगे तो उसके अंदर तुमको दिखेगा एक मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट बना हुआ है। अपने बुक को तुम जो है ऐसे रोटेट करना और ऐसे मतलब नीचे ऊपर अपन ने जो इसके अंदर तुमको समझ जाएगा, जैसे मैंने उसको स्कैन करके डाला रहेगा ना अपने टेलीग्राम पे, वैसे ही तुमको जो है अपने बुक को रोटेट करके अपनी हॉरिजॉन्टली, है ना, तुमको बुक को हॉरिजॉन्टली रोटेट करके 2 पेज लेने, और वो 2 पेज में तुमको जो है पूरा चार्ट बना लेना है ना। तीनों स्ट्रेटजी का अपन ने एक ही पेज मतलब ऐसे नीचे ऊपर पेज देके हॉरिजॉन्टल लेकर के एक ही चार्ट में जो है सबको कवर किया हुआ है, तो तुमको मज़ा आएगा, है ना। जब तुम बनाओगे ना वो चार्ट तो तुमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा तुमको हेल्प होगी। तो वो तुम अच्छे से बना लेना, तो तुम्हारा काम जो है तुमको सारा कुछ चीज़ें जो है याद हो जाएगा। कुछ भी तुमको लग रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर लेना, उसको अपन जो है आराम से देख लेंगे, जो भी दिक्कत आ रही है तुमको सॉर्ट आउट हो जाएगी। लास्ट पार्ट पे आते हैं सर। लास्ट पार्ट अगर तुम देखोगे ना तो बस एक लास्ट पार्ट है, एक 5-1 मिनट अपन और लेंगे, उसका लेक्चर तुम्हारा हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। हो रहा लेक्चर खत्म हो रहा है, मेरे को पता है तुमको लेक्चर खत्म करने की खाई है। 5 मिनट बस और डिसएडवांटेज अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन खत्म करेंगे, रैप अप करेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो अपन ने देख लिया, इसके डिसएडवांटेज क्या है ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर चुके, तो फटाफट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में यूनिकनेस जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्यों, कॉपी कर लेंगे लोग, इमिटेट हो जाएगा लॉन्ग रन में। शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में डेफिनेटली कॉपी होना ही होना है ना। एप्पल अगर अपना कोई नया फ़ोन लेकर के आता है तो वो 1 महीने में तुरंत कॉपी नहीं होगा, लेकिन 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद तो जाहिर सी बात है कि उसके बहुत सारे कॉपी प्रोडक्ट्स जो है निकलने शुरू हो जाते हैं सर, या फिर उससे भी जल्दी आज की डेट में निकल जाते हैं। चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर्स में कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ टू अनदर अल्टरनेटिव। अगर आप ज़्यादा ही हाई प्राइस चार्ज करोगे ना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एप्पल के केस में 1-2 फीचर बढ़ाते लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज करते, तो आज तो कस्टमर खरीद रहा है, लेकिन तुमने यही चीज़ कंटिन्यू करी ना, फीचर उसको ज़्यादा दिए नहीं और हाई प्राइस अननेसेसरीली चार्ज करते रहे ना, वो स्विच कर लेगा, वो सैमसंग की तरफ चले जाएगा, फिर कोई भी और प्रोडक्ट और कोई भी और ब्रांड का प्रोडक्ट जो है लेना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि अननेसेसरीली तुम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो और कस्टमर को इतना वर्थ नहीं लग रहा है वो, है ना। तो वो जो है ऑब्वियसली बात है दूसरा अल्टरनेटिव जो उसको मिलेगा वो चूज़ कर लेगा। तो एज वी सी अ शिफ्ट इन आईफोन यूजर्स टू अदर एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि आजकल एप्पल जो है इतना इनोवेशन नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से क्या पता है 15 चल रहा है मेरे ख्याल से, आईफोन 14-15, तो 14-15 में तुम देखोगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं है ना, ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस नहीं है। थोड़े बहुत डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है, कैमरा क्वालिटी बस थोड़ा इंप्रूव करता है और कुछ खास करता है नहीं, है ना। तो लोग आज तो वैल्यू कर रहे हैं, बट ज़्यादा टाइम तक उसको वैल्यू नहीं करेंगे, वो ऐसे ही धंधा करेगा, तो उसको कहीं ना कुछ मेजर उसको जो है यहाँ पे इनोवेशन करना पड़ेगा, तो ही उसको जो है लोग वैल्यू देंगे, नहीं तो फिर लोग जो है एंड्रॉइड की तरफ जो है शिफ्ट मारना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसका एक डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा अपन ने प्राइस हाई चार्ज कर लिया तो फिर वो कस्टमर बोलेगा कि भाई ये तो भाई कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है अपना, इसको तो भाई अब अपने को दिखाना पड़ेगा, इसकी असली अपने को दिखानी
पड़ेगी पोजीशन। तो ये वो है डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ इट्स बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर। सिंपल सी बात है, कस्टमर अगर आपके डिफरेंशिएशन को वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो फिर वो डिफरेंशिएशन आपके कुछ काम का ही नहीं है। कस्टमर जब तक वैल्यू नहीं दे रहा है ना, कस्टमर रेडी नहीं है कि हाँ भाई जो तू जितना प्राइस तू चार्ज कर रहा है उतना वर्थ है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तू इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ, जब तक कस्टमर ऐसा वैल्यू नहीं दे रहा है ना तुम्हारे प्रोडक्ट को, तब तक तुम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी तुम्हारी सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो कस्टमर ने वैल्यू दिया तो ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी काम करेगी, नहीं तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। एक बार घर पे जाना, हैंड रिटन नोट्स आराम से बनाना, तुमको सारी चीज़ें जो है अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाएगी। बाकी आज के लेक्चर को अपन यहीं पे जो है ख़त्म कर दें, है ना। आई होप तुमको मज़ा आया रहेगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास तुम डालो कमेंट सेक्शन में, अपन जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल के लेक्चर में फोकस स्ट्रैटेजी अपनी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद अपना रिवीजन, क्वेश्चन बैंक एंड चैप्टर 3 अपना खत्म हो जाएगा। तो 3 चैप्टर होने आ रहे हैं, तो थोड़ी सीरियसनेस दिखाओ। और कोई अगर इसको देख रहा हो पूरी शिद्दत के साथ में लेक्चर्स, तो मेरे को बताओ, तो टेस्ट भी मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट में तुम बता देना, तो टेस्ट अरेंज हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का फ्री बैच हो रहा है ना। और मिलता हूँ तुमको अगले लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर एंड बाय।